कि आपके बीच में हम ऐसे सफल लोगों को ले आएंगे जिन्होंने जे एग्ज़ाम में या ए एग्ज़ाम में या टेक्निकल फील्ड के जितने एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें से किसी भी बड़े एग्ज़ाम्स में या कई सारे एग्ज़ाम्स में सफलता हासिल करी हो। तो ये एक श्रृंखला है जिसमें हर एक महीने हर 2 महीने पे जो भी मेरे परिचय में ऐसे लोग हैं जो आज गवर्नमेंट सर्विस में हैं, कुछ मेरे मित्र हैं, कुछ मेरे छोटे भाई हैं, कुछ मेरे जूनियर्स हैं, कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं, उन सब से हम आपको आकर के मुखातिब कराएंगे और उनके जीवन से, उनकी जर्नी से, उनकी यात्रा से जो कुछ आपको सीखने को मिलता है आप उसे सीखेंगे। इस सेशन को कराने का उद्देश्य ये है कि जिस दिन आप तैयारी करना प्रारंभ करते हैं, जिस दिन पहला दिन होता है आपकी तैयारी का, आपके आसपास जितने भी लोग होते हैं उसमें से अधिकतर लोग आपसे नेगेटिव बातें करते हैं, आपसे नकारात्मक बातें करते हैं। आप बस में बैठे नहीं कि मामी, चाची, फूआ का या भैया का फ़ोन आ जाता है कि सिलेक्शन कब तक हो जाएगा। ऐसा होता है ना आपके साथ में? ऐसे लोग बड़े कम मिलते हैं। मेरे छात्र कहते हैं कि सर मैं उन लोगों को नहीं देख पाता, या उन लोग मेरे आसपास सराउंडिंग में कोई ऐसा है ही नहीं जो जिसका एसएससी जेईई में सिलेक्शन हुआ हो, जिसका किसी एग्ज़ाम में सिलेक्शन हुआ हो। और एक समय के बाद जब आपको अच्छी कोचिंग ना मिले, अच्छे टीचर्स ना मिले, अच्छे गाइड ना मिले, अच्छे एजुकेटर ना मिले, तो एक समय के बाद आप इस बात पे बिल्कुल फिक्स कर लेते हो कि ज़रूर वो लोग मंगल ग्रह से या चांद से आते होंगे जो सेलेक्ट होते हैं, क्योंकि हमारे आसपास तो नहीं है। तो इस सेशन को कराने का उद्देश्य यही है कि आप सबसे पहले तो ये एहसास कर पाएँ कि आप जैसे परिवारों से, जैसे जहाँ से आप आते हैं, जहाँ से हम आते हैं, सामान्य निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से, गाँव से उठ करके एक लड़का जब आता है तैयारी करने और वो एक समय के बाद अपनी यात्रा को पूरी करके गवर्नमेंट सर्विस में सेलेक्ट होता है, वो आपके जैसा ही कोई लड़का है, वो कहीं बाहर से नहीं आ रहा। उस क्रम में आज राहुल शुक्ला जी हमारे बीच में हैं। राहुल मेरे लिए छोटे भाई भी हैं, मेरे मित्र भी हैं, मेरे जूनियर भी हैं और गवर्नमेंट सर्विस में सेलेक्ट ये हो गए, नहीं तो मेरे सहयोगी भी होते और आपके यहाँ टीचिंग कर रहे होते, आपको पढ़ा रहे होते। और मैं जो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि बहुत जल्द ये किसी ऐसे एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो जाएं जो यूपी के आसपास इनकी सर्विसेज रहें, तो आपके बीच इनकी उपलब्धता और बढ़ पाएगी। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप ताली बजा करके एक बार राहुल जी का स्वागत करिए। राहुल जी से मेरी मुलाकात जब हम लोग इस ऑफलाइन बैच को प्लान कर रहे थे, हमने संस्थान की शुरुआत करी तो 1 साल हम लोगों ने ऑनलाइन चलाया और एक मानक स्थापित किया पूरे देश में कि ऑनलाइन में भी बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत डिटेल, बहुत कंप्रहेंसिव अप्रोच में पढ़ाया जा सकता है। हमें ज़बरदस्त रिस्पांस मिला। झारखंड से लेकर के राजस्थान से लेकर के दिल्ली से लेकर के बहुत सारे लड़कों ने हमारे ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन किए, हमने उन्हें कंप्लीट भी किया। लेकिन इलाहाबाद का जो लोकल मास है, जो यहाँ की जनता है, जो बच्चे यहाँ पढ़ना चाह रहे थे, उनकी डिमांड ये थी कि आप सर ऑनलाइन में, ऑफलाइन में भी हमारे लिए कुछ कोर्सेज लॉन्च करिए। तो जब हमने ऑफलाइन का प्लान किया तो उस समय भी मैंने राहुल जी से बात किया था और उस समय बड़ी परेशानी में थे। इनके एग्ज़ाम्स एकाक निकल रहे थे, एकाक नहीं निकल रहे थे। जो एक कश्मकश होता है प्रतियोगी छात्र का, जो एस्पिरेंट से सक्सेसफुल पर्सन बनने की जो कहानी होती है, उसी कश्मकश को ये जी रहे थे। तमाम सारी उसमें दिक्कतें आती हैं, चाहे वो इकोनॉमिकल समस्याएँ हों, चाहे वो साइकोलॉजिकल समस्याएँ हों, चाहे वो फैमिली प्रेशर हो। तो राहुल मुझसे मिलने आए और उन्होंने कहा कि सर मेरा बड़ा मन है आपके साथ काम करने का, लेकिन दिक्कत यह है कि मेरे एग्ज़ाम्स कुछ निकल रहे हैं और मुझे आशा है कि मैं निकट भविष्य में कई सारे बड़े एग्ज़ाम्स निकाल लूँगा। तो मैंने राहुल को शुभकामनाएं दी कि बिल्कुल आप एग्ज़ाम निकालिए और आप पूरा अपने फोकस करिए अपने स्टडी पे, अपनी पढ़ाई पे, और मैं चाहूँगा कि आप जेईई बन के आए तब मैं बच्चों से इंटरेक्ट कराऊँ। इन्होंने अपना वादा पूरा किया तो मैंने अपना वादा पूरा किया कि मैं आपको बीच में इनको ले आया। परेशानियाँ, समस्याएँ ये जीवन के सफ़र में आती रहती हैं। ऐसा नहीं कि राहुल के हिस्से में आई, आपके हिस्से में आई या मेरे हिस्से में आई, हम सब के हिस्से में समय समय पर आई हैं। हम लोगों ने एग्ज़ाम्स निकाले, छोड़ा, कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट किया, कॉलेज में पढ़ाया, कितना कितना जर्नी तय करके तब यहाँ तक की यात्रा पूरी होती है। जो बाहर, जो वृत्त के बाहर बैठा हुआ आदमी है, जो वर्तुल के बाहर बैठा हुआ आदमी है ना, वो सिर्फ आपको यही मानता है कि आप बड़े भाग्यशाली हैं और माँ लक्ष्मी साक्षात मेहरबान है आप पे, माँ सरस्वती साक्षात मेहरबान है और आपको खूब सारा ज्ञान, विद्वता, शोहरत, दौलत, पैसा सब कुछ दिए पड़े हैं और मेरे को नहीं दे रही, मैं बड़ा खराब आदमी हूँ, ऐसा ही आपको लगता है। जबकि आपको यात्रा नहीं पता होता है कि उस वृत्त के अंदर व्यक्ति कितने सारे उठापटक कर रहा है, कितने सारे मुसीबतों को झेल रहा है। लेकिन चाहे जितनी परेशानियां आएँ, चाहे जितनी मुश्किलें आएँ, आप हमेशा सोल्यूशन की बात करना बच्चों। 100 में 99 लोग आपके पास जो आसपास रहेंगे ना, वो सिर्फ प्रॉब्लम की बात करेंगे, वो सोल्यूशन की बात नहीं करेंगे। वो कभी भी ना आपको ही नहीं सिखाएंगे कि चलो ठीक है समस्या आ गई है ना, अब इसको सॉल्व कैसे करा जाए। 99 आपको इस बात पे घेरेंगे कि समस्या है, समस्या है, समस्या है। सोल्यूशन कहाँ मिलेगा? सोल्यूशन आपके मन के अंदर मिलेगा।
मैं हमेशा बुद्ध का एक कोट आपके बीच बोलता भी हूँ, अप दीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बने। बुद्ध के बुआ के लड़के थे आनंद, तो आनंद जो है बुद्ध की सेवा में रहते थे, चटाई बिछाना, सारा काम धाम करना। बुद्ध ने जब आनंद से कहा एक दिन कि मैं अब जो है समाधि लूँगा, इस सांसारिक जीवन में मैं नहीं रहूँगा, तो आनंद रोने लगे, परेशान हो गए। उन्होंने कहा भैया मेरा तो पूरा जीवन ही बीत गया इस काम में, आपके चटाई बिछाना, भक्तों की सेवा करते रहना, मिठाई वो प्रसाद खिलाना लोगों को, मेरा क्या होगा, मुझे मोक्ष कैसे मिलेगा, मुझे ज्ञान का द्वार कैसे मिलेगा। तो बुद्ध ने अपना आखिरी स्टेटमेंट दिया, अप दीपो भव आनंद, आनंद अपना प्रकाश आप स्वयं बनो। तो आपके अंदर का प्रकाश ना आप ही के अंदर है। राहुल शुक्ला के अंदर का प्रकाश राहुल शुक्ला के ही अंदर था, जीडी पांडे के अंदर का प्रकाश जीडी पांडे के ही अंदर था। अन्य सारे लोग आपके अंदर जलते हुए दिए को हथेली करके केवल उसको सहारा दे सकते हैं, कोई दिया जला नहीं सकता है आपके अंदर। बात समझ में आया? तो आप अपने दिए को जला के रखिए और उस दिए को जलते रखना रखिए, ताकि आपकी ऊर्जा बनी रहे। मुश्किलें आएंगी, लेकिन कहीं मैंने पढ़ा था ना कि मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। तो मरने की बात नहीं सोचना है हमको जीना है, अपने ऊर्जा के साथ जीना है, अपनी पूरी क्षमताओं के साथ जीना है। और जिस ख्वाब को हमने देखा, जिस सपने को हमने देखा अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, हम उन्हें पूरा करके ही मानेंगे। हमारी ज़िद है, और जो आदमी ज़िद्दी होता है वो जीवन में ज़रूर कुछ न कुछ बड़ा करता है। आज का दिन मेरा नहीं है, मैं तो हर दिन 3 घंटे क्लास आपकी लेता हूँ। आज का दिन राहुल जी का है। सबसे पहले मैं अपने संस्थान के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड राजेश शुक्ला जी से आग्रह करूँगा कि राहुल जी को बुके दे करके उनका सम्मान बढ़ाएं। राजेश जी, और आपसे आग्रह करूँगा आप तालियां बजा करके स्वागत करें। इस सेशन को हमने 3 हिस्सों में प्लान किया है। पहला हिस्सा ये था जो हमने इंट्रोड्यूस कराया। राहुल जी लखीमपुर खीरी के रहने वाले हैं और गांव के परिवेश हैं, तो एक सामान्य निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की जो समस्याएं रहती हैं वो उनके साथ भी रही हैं, मेरे साथ भी रही हैं, आप सबके साथ भी रहती हैं। तो परिचय हमने करा दिया। अब ये सफल हैं और निकट भविष्य में और भी कई सारी सफलताएँ इनके झोली में आने वाली हैं, इनके हिस्से में आने वाली हैं। इस सेमिनार का जो अगला सेशन होगा उसमें राहुल जी अपनी यात्रा के बारे में आपसे चर्चा करेंगे, अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे कि किस तरह से ये जेई बनने का सफ़र तय हुआ और क्या क्या समस्याएं इनके जीवन में आई। उसके बाद का सेमिनार का जो सेक्शन होगा वो होगा क्वेश्चन आंसर सेशन। आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, आप अपने सवाल राहुल जी से डायरेक्ट पूछ सकते हैं और राहुल जी उसका जवाब देंगे। तो मैं अब सीधे इस माइक को और इस हॉल को और इस पूरी ऑडियंस को सौंपता हूं राहुल शुक्ला जी को और उनसे आग्रह करता हूं कि वो डायस पे आएं और बच्चों को अपनी यात्रा के बारे में डिटेल में बताएं। राहुल जी प्लीज। ठीक। गुड आफ्टरनून। सर ने आपको बताया होगा मेरे बारे में। सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा विलेज से है, मतलब गांव से मैं बिलोंग करता हूं। तो मेरी सारी जो पढ़ाई हुई वो ज़्यादातर गांव से हुई। हाई स्कूल मैंने वहीं से किया। तो स्ट्रगल था काफ़ी ज़्यादा, जैसे आप लोग भी हैं वैसे हम भी स्ट्रगल किए हैं बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, जब मैंने स्टार्ट किया पढ़ाई गांव में तो ट्यूशन वगैरह नहीं होता था। मतलब प्रॉब्लम्स आई, ऐसा नहीं, अब तो हो गया है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो हाई स्कूल मैंने अपने गांव से ही किया और वहाँ पे मैं टॉपर था हाई स्कूल में ही, जो अपने गांव से मतलब जो भी 6-7 किलोमीटर पे था, और पर डे अप डाउन करता था मैं। तो वहाँ पे मैंने क्या किया, सेल्फ स्टडी काफ़ी ज़्यादा की और वहाँ पे मैं अपने 2009 में मैंने टॉपर रहा था, हाई स्कूल का टॉपर। ठीक है। उसके बाद में अच्छे नंबर्स आए तो पापा ने या गांव के लोगों ने थोड़ा सा देखा कि पढ़ने में अच्छा है। चाचा भी मेरे बहुत अच्छे थे, उन्होंने मोटिवेट किया मुझे। तो मेरे को विद्या मंदिर में, लखीमपुर खीरी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय विद्या मंदिर है, तो वहाँ मुझे एडमिशन कराया। तो वहाँ पे मैं जब गया तो मैंने देखा कि बच्चों मतलब वहाँ पे जो पहले से पढ़ रहे थे, 6 क्लास से पढ़ रहे थे, और मैं हाई स्कूल पास करके गया, तो उन बच्चों के मार्क्स जो थे टेस्ट में काफ़ी अच्छे आते थे। हिंदी में भी वो 20 में 19 नंबर लेके आते थे, मेरे 11 आते थे। फिर मैंने क्या किया, मतलब एक सेकेंड का यूज़ करना शुरू कर दिया। जैसे ही कॉलेज जाता था, विद्या मंदिर का शेड्यूल थोड़ा टफ होता था, मतलब सुबह जाना, बहुत सारी काम करना होता था। फिर मैंने क्या किया, एक सेकेंड मतलब जो भी टाइम होता था उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ किया
और फाइनली मेरे जो मार्क्स आए मतलब विद्या मंदिर में, उसमें मेरे सारे डिक्टेंशन थे सारे सब्जेक्ट में। 2011 में मैं पास आउट हुआ 12th, और वहाँ पे टॉपर्स के बीच था मैं। तो धीरे धीरे मैं गांव से पढ़ के गया, लेकिन वहाँ विद्या मंदिर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अच्छे अच्छे बच्चे थे उनसे मैंने बराबरी की। जब मेरे अच्छे मार्क्स आए फिर मैंने डिसाइड किया मुझे इंजीनियरिंग में जाना है। तो मैंने आईआईटी का प्लान किया, आईआईटी जेईई की तैयारी करने के लिए सोचा। तो टाइम थोड़ा कम था, घर वाले डिसाइड मतलब कह रहे थे, प्राइवेट कॉलेज मिला था मुझे इंटर के बाद में यूपी में, लेकिन मैं पैसा ज़्यादा लगता, फीस ज़्यादा थी, 1 लाख से ऊपर थी। तो फिर मैंने पापा से कहा कि मुझे 1 साल चाहिए प्रिपरेशन के लिए, कोचिंग करने के लिए। तो फिर मैंने क्या किया, कानपुर कोचिंग की, और फिर मुझे यूपी का कॉलेज आईआईटी इलाहाबाद मिला। मैं आईआईटी से पास आउट हूँ, ठीक है। वहाँ से मैंने बीटेक किया। बीटेक लाइफ में भी मैंने थोड़ा सा हार्ड वर्क तो किया है। मेरे को एक टीचर मिले थे। तो जब मैं बीटेक फर्स्ट ईयर में था, तो जब फर्स्ट ईयर कर रहा था तो एक टीचर मेरे को क्लास में फिजिक्स पढ़ाने आए थे। तो उन्होंने एक बात मुझे बोली कि अगर किसी की फैमिली में प्रॉब्लम्स हैं या समथिंग है तो आप खुद अपने ऊपर डिपेंडेंट बनिए, सेल्फ डिपेंडेंट बनिए। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट ईयर तो पार हो गया, लेकिन मैंने सेकेंड ईयर से होम ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। क्योंकि फैमिली मेरी जो थी, पिताजी मेरे फार्मर हैं और सारे भाई बहन हमारे पढ़ने वाले थे और मैं सबसे पहले निकलने वाला था। तो मैंने क्या किया, फिर वहाँ पे मतलब ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। ट्यूशन पढ़ाया, उससे मेरे को फ़ायदा ये हुआ, अर्निंग भी हो जाती थी, उसके साथ साथ में मुझे जो नॉलेज मिलती थी, मैंने बच्चों को पढ़ाया, एनसीईआरटीज़ पढ़ाई। वहाँ से क्या हुआ, मुझे जीएस की चीज़ें पता चलना शुरू हो गई, छोटी छोटी बातें पता चल गई, मुझे बोलने का तरीका पता चल गया, क्योंकि मैं गाँव से था, इंग्लिश मुझे भी नहीं आती थी, ठीक है। धीरे धीरे चीज़ें मैंने सीखी। तो धीरे धीरे मैंने जब सीखा तो पढ़ाया। पहले मैंने 3rd क्लास को पढ़ाया। शुरुआत में गया तो मुझे इंग्लिश भी नहीं उतनी अच्छे से आती थी। मैं देखता था उनके इंग्लिश की जो पढ़ाने का तरीका होता नहीं पता होता था। लेकिन जैसे जैसे मैंने पढ़ाना शुरू किया, धीरे धीरे करता गया। 3rd क्लास पढ़ाया, फिर 5th क्लास पढ़ाया, उसके बाद 6, 7, 8, 9, 10th, 11, 12th, उसके बाद में एसएससी जेईई वाले बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। बीटेक वालों को भी मैंने पढ़ाया, सारे बच्चों को मैंने पढ़ाया। लेकिन वो सब धीरे धीरे होता है, ग्रेजुअल होता है, एकदम कुछ नहीं होता लाइफ में, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। फिर यही मेरी मतलब शुरुआत की, जो मतलब बीटेक कंप्लीट किया, उसके बाद मैं दिल्ली चला गया, वहाँ पे प्रिपरेशन किया, ईएस का इंटरव्यू दिया, आईएएस का भी इंटरव्यू दिया। 22 लाख कुछ वैकेंसीज़ कम हो गई, दोबारा नहीं हो पाया मेरा। लेकिन फिर भी मैंने एसएससी जेईई को एक टारगेट बना लिया था। पहले मैं बड़े टारगेट पे था, लेकिन जब वैकेंसी थोड़ा सा कम हो गई, प्रॉब्लम्स आई, तो क्या हुआ कि सारे बच्चे मतलब वैकेंसी इतनी कम हो गई कि वहाँ पे फाइट करना बहुत मुश्किल हो गया था। फिर मैंने क्या किया, एसएससी जेईई को एक टारगेट बना लिया। तो एसएससी जेईई 2018 में मेरा जो अभी बीआरओ में मुझे मिला है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे मैं अभी ट्रेनिंग कंप्लीट करके ही कल ही परसों आया हूँ पुणे से। वहाँ पे ट्रेनिंग हमारी हो रही थी। इसके अलावा मेरा आरआरबी जेईई में भी सिलेक्शन हुआ और आउट ऑफ 150 मेरे 104 मार्क्स थे। लेकिन वहाँ पे क्या था, कुछ मेडिकल इश्यूज़ आया आइज़ के चक्कर में, तो वहाँ पे फाइनली नहीं हो पाया। तो उस चक्कर में मेरा एक सिलेक्शन हुआ था, तो मैं थोड़ा सा लूज़ हो गया कि अब तो सिलेक्शन हो गया है, अब नहीं पढ़ना उतना अच्छा है। इसीलिए मेरे एसएससी में थोड़ा सा बीआरओ मिला, नहीं तो मेरे को और अच्छा डिपार्टमेंट मिलता, सीपीडब्ल्यूडी मिलता मुझे। फिर मैंने अभी एसएससी जेईई का दूसरा रिजल्ट भी आया है, उसमें भी मेरे 370 मार्क्स हैं आउट ऑफ 500। इसके साथ साथ में एसएससी जेईई 2020 भी दिया है, उसमें भी चांस है कि अच्छा डिपार्टमेंट मिलेगा। लेकिन मुझे अगर इसमें मिल गया तो मैं किसी की सीट नहीं ख़राब करूँगा, क्योंकि मुझे ये पता है कि जॉब्स मिलना बहुत टफ है। सरकारी जॉब्स में जाना थोड़ा सा टिपिकल है इस समय, तो किसी की जॉब ख़राब नहीं करनी। अगर आपको एक मिल गई है तो दूसरे का मतलब आपको ख़राब सीट नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अब प्रिपरेशन की अगर हम बात करें, हाँ इसके साथ और कुछ बताना चाहूँगा। मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे भी पढ़ाया है, टीचिंग किया है, तो मेरे भी स्टूडेंट्स हैं जो मेरे से अच्छे मार्क्स ला रहे हैं। मेरा एक स्टूडेंट है तो उसके 394 मार्क्स हैं, इलाहाबाद से ही है। तो इलाहाबाद के ऐसा नहीं, स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं, सीपीडब्ल्यूडी में भी सिलेक्टेड हैं। तो आप ऐसा मत सोचिए कि मैं दिल्ली में, इलाहाबाद, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप यहाँ पे भी रह के अगर आपको सही चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं तो आप बहुत बेहतरीन कर सकते हो, ठीक है। आपको सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए, आपका मैंने यहाँ पे देखा सर का सारा चीज़ें देखी कि आपके लिए टेस्ट सीरीज़ भी प्रोवाइड करते हैं। मैंने इलाहाबाद में सारी कोचिंगें देखी, मैं भी पढ़ाया हूँ। लेकिन वहाँ पे आपको ये जो टेस्ट सीरीज़ कराई जाती है ऑनलाइन वाली, ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती प्रॉपर है, ठीक है। आपको खुद ही करना होता है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे
अगर आपको वीकली टेस्ट मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छा कर सकते हो, क्योंकि आपको धीरे धीरे चीज़ें सीखने को मिलेंगी टेस्ट सीरीज से कि कितने नंबर्स आ रहे हैं, कितने कम जा रहे हैं, वो धीरे धीरे सीखोगे। एकदम से किसी के नंबर नहीं आते हैं, धीरे धीरे आप सीखोगे, अपनी गलतियाँ इंप्रूव करोगे और एक टाइम आएगा कि आपका अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, हाँ, वो मतलब क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड ऑन टेस्ट होता है आपका, तो उसी हिसाब से उसके माहौल में आपको ढलना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब थोड़ा सा हम लोग प्रिपरेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि कैसे क्या करना है एसएससी जेईई में। मतलब देखो, टारगेट आपको एक रखना पड़ेगा कि आपको एसएससी जेईई ही देना है। अब आप राजस्थान फॉर्म भर रहे हो या कहीं बिहार जा रहे हो तो उसके लिए फ़र्क क्या पड़ता है। अब राजस्थान की मैं बात एक बता दूं आपको, मेरे साथ में बिहारों में ट्रेनिंग में बहुत सारे बच्चे थे, वहाँ पे पेपर होता है लीक। राजस्थान का पेपर आप लोग हो सकता है किसी ने दिया हो या कुछ भी हो, वहाँ पे क्या हुआ, बच्चों के मार्क्स 120 में 105 106 आ रहे हैं और उसमें जीएस भी है। मतलब वहाँ पे पेपर्स हो जाते हैं लीक। तो आपको सोच समझ के तैयारी करना है कि दूसरे स्टेट का जब फार्म भरने जाओ तो एक बार सोच लो कम से कम कि उसकी आपको अलग से पहली बात तो जीएस पढ़ना पड़ेगा, राजस्थान का जीएस पढ़ना पड़ेगा। अब आप तैयारी कर रहे हो एसएससी जेईई के हो तो उसके लिए आपको डाइवर्जन फिर करना पड़ेगा, तो वो दिक्कतें आती हैं। इसलिए अगर आपका टारगेट एसएससी जेईई है तो पेशेंस रखना। 2-3 साल लगते हैं, सबको लगता है, मेरे को भी लग गया, पढ़ते थे, अच्छा करते थे, लेकिन आपको ये जल्दबाजी नहीं करनी कि मैं 1 साल में आया लेके चला गया सिलेक्शन, ऐसा कुछ नहीं होता है। थोड़ा सा पेशेंस रखो, टाइम दो चीज़ों को अच्छे से। जब क्लासेस आपकी चलती हैं उन क्लासेस को जितना अच्छा आप क्लास के साथ मेहनत कर सकते हो उतना लाइफ में दोबारा कभी नहीं कर पाओगे। तो इस समय जो आपकी क्लासेस चलती हैं उसमें जितना एफर्ट डाल सकते हो, जितनी सेल्फ स्टडी, जितना क्लासरूम में आप पढ़ सकते हो उतना कोशिश कर लो, उसके बाद में आप उतना मेहनत नहीं कर पाओगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि क्लास के साथ में आपको हार्ड वर्क करना है। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था एसएससी जेईई के बारे में, कैसे प्रिपरेशन करें, क्या मतलब चीज़ें आसानी से हमारी हो जाएं। सबसे पहले देखो, कितने लोग सिलेबस के बारे में जानते हैं? सबने देखा अच्छे से सिलेबस, डिटेल में देखा सिलेबस, प्री का देख लिया होगा, मेंस का भी वही है लगभग। ठीक है, अब डिफरेंस क्या है आपको जानना बहुत ज़रूरी। पहले सिलेबस अच्छे से पढ़ लो, प्रीवियस ईयर बुक सबके पास है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं सबके पास में, बहुत ज़रूरी है। बिना उसके आप प्रिपरेशन, सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, खासकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो आपके इधर 8 से 10 साल के थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। पहले लेवल कुछ और होता था, आज का लेवल कुछ और है। ठीक है, तो आपको जो ट्रेंड में चीज़ें चल रही हैं, अभी हाल ही में जो ट्रेंड में चल रहे हैं क्वेश्चंस पेपर, आप देखोगे 4 से 5 साल का पेपर का जो ट्रेंड है वो चेंज हुआ है। अब आप पुराने हिसाब से अगर तैयारी करोगे तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। तो आपको ये देखना है कि लास्ट के 4 से 5 साल का ट्रेंड क्या चल रहा है, आप उसी हिसाब से क्लास नोट्स को प्रिपेयर करना है, उसी हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी क्वेश्चंस की है। ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखना है। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें प्री और मेंस में डिफरेंस क्या है। अगर आप सोचते हो सिर्फ मैं प्रीलिम्स की तैयारी कर लूँ और मेंस बाद में कर लूँगा, तब भी आपको दिक्कत आएगी। सर जब आपको क्लास में पढ़ाते होंगे तो नोट्स तो लिखवाते होंगे, ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जब भी सर मेंस का क्वेश्चन करवाएं, ठीक है, बड़ा क्वेश्चन मान लिया सोम का एसएफडी बीएमडी बनवा रहे हैं, तो प्लीज़ आप उसको अच्छे से उसके कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। आप ये मत जल्दबाजी करिए कि मेरा एक ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो गया, मैं पार हो गया, ऐसा नहीं करना है। अभी जो क्लासेस चल रही हैं इनमें प्री को भी ध्यान देना है और मेंस को भी ध्यान देना है, क्योंकि रिजल्ट के बाद में 2 या 2.5 महीने टाइम मिलता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा 3 महीने मिल जाएगा। तो अगर आप अभी से मेंस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रखोगे, ठीक है, जैसे हमने नहीं कहते बहुत ज़्यादा लगाओ, लेकिन सर ने मान ले 5 क्वेश्चन बताए तो जिस दिन वो पढ़ाएं सर, उसको जाके घर पे जाके अपना मेंस का क्वेश्चन खुद से लगाने की थोड़ा कोशिश करो। मैं कहता हूँ कि अभी हो सकता है शुरुआत में आप नए हो तो हो सकता है आपको दिक्कत होती है, लेकिन सबसे पहले बेसिक चीज़ें सीखो, रिएक्शन निकालना, बेंडिंग मूवमेंट निकालना, ये सारी चीज़ें बेसिक आप सीखो। तो बिना मेंस के आप मतलब क्वेश्चन अगर नहीं करोगे तो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा आपका। कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो कहाँ दिक्कत आएगी? जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आजकल एसएससी जेईई में आ रहे हैं वहाँ दिक्कत आती है, उसके अलावा मेंस में दिक्कत आती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि मेंस को क्या करना है, साथ लेके चलना है। ठीक है, मतलब आपको क्वेश्चंस उसके करते रहना है मेंस के। ओके, ठीक है, तो मेंस के क्वेश्चन करते रहोगे, ठीक है, साथ में जो सर बताएं बहुत ज़्यादा नहीं करना है, लेकिन पैरेलल एक हर टॉपिक का एक क्वेश्चन करते रहेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा, अच्छा बनता रहेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्रीलिम्स का सिलेबस और मेंस के सिलेबस में डिफरेंस क्या है। अब जैसे बहुत सारे, मैं सब्जेक्ट की बात कर दूं, वेटेज की भी बात कर लूं। अब जैसे सोम का वेटेज मान लिया 20 से 25 नंबर का है, लेकिन बिना सोम के आप अदर सब्जेक्ट नहीं कर पाओगे।
बिना सोम के आप क्या है आरसीसी नहीं समझ सकते, बिना सोम के आप स्टील नहीं समझ सकते, बिना सोम के एफएम में भी कॉन्सेप्ट लगता है। तो आप सोम इसलिए पढ़ते हो ताकि हमें अदर सब्जेक्ट भी क्या हो जाए, कवर हो जाए। तो सोम को तो पूरी मेहनत से पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। सोम को जितना एफर्ट डालोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, जितना अभी एफर्ट डाल दोगे उतना आपको अदर सब्जेक्ट में स्टील समझने में बहुत आसानी रहेगी। अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको नहीं आता होगा सोम के हिसाब से तो आप वहाँ पे दिक्कत आएगी, किसमें, स्टील में दिक्कत आएगी। इसलिए ध्यान रखना है कि आपको सोम को बहुत अच्छा करना है। जब सोम अच्छा होगा तो वहाँ जब कोई टॉपिक टीचर डिस्कस करेगा तो आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ओके, अब बात कर लेते हैं कुछ जो सब्जेक्ट नहीं पढ़ने हैं और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, जैसे आप लोगों का डिप्लोमा सारे हो, बीटेक है कोई यहाँ पे? अच्छा बीटेक। तो देखो आपने स्ट्रक्चर सुना होगा, स्ट्रक्चर एनालिसिस। ठीक, अब स्ट्रक्चर का वेटेज आप देखोगे मेंस में नहीं है। ठीक है, अगर मान लिया आता भी रहा तो उतना टाइम वहाँ पे नहीं होता है, 2 घंटे का टाइम होता है मेंस में कि आप 2 घंटे में उस स्ट्रक्चर के क्वेश्चन को कर पाओ। हम लोग भी अवॉइड करते हैं, क्यों? हमें सिलेक्शन लेना है। हमको 300 मार्क्स का जो भी पेपर आता है उसमें से पेपर इजी हुआ तो ज़्यादा नंबर अटैम्प्ट हो जाता है, पेपर टफ हुआ तो 240-50 अटैम्प्ट करके 180-90 में सिलेक्शन हो जाता है। तो आपको अवॉइड करना है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। अब क्या क्या नहीं पढ़ना ध्यान रखना, प्री के हिसाब से बता दूँ, मेन्स के हिसाब से बता दूँ। सोम तो आपको अच्छे से पढ़ना ही है। ठीक है, एफएम पढ़ना है। ठीक है, एफएम में पढ़ना है। और टरबाइन जब आप जाते हो तब टरबाइन में फ्रांसिस मत पढ़ने लग जाना। हालांकि प्रीलिम्स में 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं लेकिन मेंस में फ्रांसिस आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ पेल्टन टरबाइन पढ़ना है। तो आप पेपर ये कैसे डिसाइड करोगे, प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस करके। आप प्रीवियस ईयर पेपर मेंस का देखोगे, वहाँ से आपको क्या पता चलेगा कि पेल्टन टरबाइन का क्वेश्चन हर साल आ रहा है लेकिन फ्रांसिस टरबाइन कभी नहीं पूछा जाता है। तो आपको अवॉइड करना चीज़ों को है, तो उसी हिसाब से आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक, स्ट्रक्चर तो नहीं पढ़ना है, पढ़ के भी नहीं कर पाओगे क्योंकि हम लोग भी बहुत एक्सपीरियंस है ना, बड़े क्वेश्चन रहते हैं। एक क्वेश्चन अगर आधा घंटा ले लिया तो आप 1.5 घंटा बचा और सारा छूट जाएगा आपका। बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे भी होते हैं। तो आप स्ट्रक्चर के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है, उतना पढ़ना है जितना प्रीलिम्स में हमारा काम हो जाए। ठीक है, बात समझ रहे हो मेरी बात? तो उस हिसाब से चीज़ों को हैंडल करना है। हाइड्रोलॉजी की अगर बात करें तो हाइड्रोलॉजी का भी जो सब्जेक्ट है उसमें भी प्रीलिम्स में आता है, मेंस में आपका क्वेश्चन नहीं रहेगा, उसको नहीं पढ़ना है। ठीक है, इतना पढ़ लेना है कि रेन गेज क्या होता है, रिकॉर्डिंग क्या होता है, नॉन रिकॉर्डिंग क्या होता है, उनके नाम पता हो, मेथड्स क्या क्या है रेन गेज निकालने के और प्रेसिपिटेशन के, वो सब पता होना चाहिए हमको। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको हाइड्रोलॉजी भी बहुत ही कम पढ़ना पड़ेगा। हाँ, इरिगेशन पे आ जाओ आप, इरिगेशन को नहीं छोड़ना है। इरिगेशन में एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, चाहे वो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो या मेंस का एग्ज़ाम हो। मेंस के एग्ज़ाम में आपको डैम भी पूछ लेता है, लेसी कैनेडी थ्योरी भी पूछ ले। इस बार कैनेडी का क्वेश्चन आ गया मेंस में, पहले नहीं आता था लेकिन इस बार आ गया। तो आपको जो सब्जेक्ट आता है उसको होल कवरेज करना है और जो नहीं आता है उसको अवॉइड करना है हमको। तो इरिगेशन अच्छे से पढ़ना है। बीएमसी थ्योरी है, बीएमसी का वेटेज भी मेंस में काफ़ी अच्छा है। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, प्रीलिम्स में भी आता है और मेंस में भी आता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसको लिखना पड़ता है वहाँ पे। तो इसके लिखने की जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करोगे तो यहाँ पे प्लेटफार्म है, आपको मेंस की भी प्रिपरेशन कराई जाएगी। ठीक है, तो उसमें आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है लिखने के लिए, तो ऑटोमेटिक समय मिलता है, धीरे धीरे चीज़ें आ जाती हैं। ठीक, उसके अलावा आपको, हाँ, सॉइल की बात अगर करूँ, सॉइल मैकेनिक्स अभी पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अभी नहीं पढ़ा। ठीक है, सॉइल मैकेनिक्स की अगर मैं बात करूं तो उसका वेटेज ऐसा कोई साल नहीं जाता है जिस साल वो 70 से 80 नंबर आता ना हो, हर साल आता है, कभी कभी तो वो 120 भी पहुंच जाता है। तो आप सॉइल को नहीं छोड़ सकते, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो। हाँ, अब सॉइल में भी कुछ टॉपिक हैं जो सर आपको बताएंगे कि वो नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ना है, तो उस हिसाब से आपको ध्यान रखना है। तो एसएससी में ये बहुत ज़रूरी है कि आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। अगर ये नहीं ध्यान दोगे ना तो आपका टाइम हर जगह क्या होगा, वेस्ट होगा। उस टाइम को वेस्ट हमको नहीं करना है। ठीक, इन्वायरमेंट इकोलॉजी जो आपको पीएचई बोलते होगे शायद डिप्लोमा स्टूडेंट, वो भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। उसमें भी बहुत सारे टॉपिक हैं जो आपको नहीं पढ़ने हैं। अब ये सब कौन बताएगा, हम नहीं बताएंगे आपको, ये आपको खुद पेपर देख के एनालिसिस करना पड़ेगा। अब आप इतने समझदार हो गए हो कि प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ और उससे ये देखो कि एसएससी जेईई पेपर में क्या पूछा जा रहा है, उस हिसाब से अपने को ढाल लो और हम क्वेश्चन उसी हिसाब से करते चले जाएंगे। क्लियर? उसके अलावा और आपका सब्जेक्ट जो भी, आरसीसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आरसीसी में अगर जाओगे तो आरसीसी में भी जैसे शुरुआत का वर्किंग स्ट्रेस मेथड से भी क्वेश्चन आजकल आने लग गए हैं, लिमिट स्टेट से भी आने लग गए हैं, शियर से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। अब बात आती है रिटेनिंग वाल की और वाटर टैंक वगैरह, वो आप नहीं छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आपको लिमिटेड पढ़ना है, इन सारी चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है। ठीक, और
और किसी डिपार्टमेंट के बारे में बता दें थोड़ा सा, जो इम्पॉर्टेंट है कि कौन जा सकता है कौन नहीं जा सकता है, कि ये पता होना बहुत ज़रूरी है। देखो जो डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो अभी कंप्लीट करके आए हैं CPWD और सेंट्रल वाटर कमीशन CWC, ठीक है, इन 2 डिपार्टमेंट्स में आप लोग जा सकते हैं, ठीक है। MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में आपको 2 साल का चाहिए एक्सपीरियंस, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। MES और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में आपको 2 साल का चाहिए एक्सपीरियंस। अब ये जो नोटिफिकेशन आता है SSCJE का, एक बार आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा इस चीज़ को कि एक्सपीरियंस का क्या उसमें मामला रहता है, कि जब भी नोटिफिकेशन आता है उसके पहले कंप्लीट होना चाहिए आपका एक्सपीरियंस, कि आप कहीं पे 2 साल जॉब किए हुए हैं, ठीक। गर्ल्स जो होती हैं वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में नहीं अलाउ है, ठीक है, उनको जो भी देखना है MES हो सकता है और उसके पास में CPWD और CWC, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जो बॉयज़ हैं वो आपके बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक्सपीरियंस ज़रूरी है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो इसलिए आपको कोशिश ये करनी है प्रीलिम्स में अच्छे मार्क्स लेके आओ और मेंस में तब आपको डिपार्टमेंट क्या होगा, अच्छा मिल जाएगा। बाकी कोशिश करना कि आपको अगर एक्सपीरियंस बन जाए तो अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे मेरे स्टूडेंट खुद ही, मेरे 3 पढ़ाए स्टूडेंट BRO में सेलेक्टेड हैं, मेरे साथ ही में हैं वहीं पे, ठीक है। तो उनसे मैंने बात किया तो उन्होंने बताया कि एक्सपीरियंस इसमें ज़रूरी होता है, ठीक है। उसके अलावा आप और कुछ पूछना चाहो अपनी तरफ से, क्वेश्चंस वगैरह? गुड आफ्टरनून सर। सर परसेंटेज की क्या रिक्वायर्ड है इस जॉब में? जैसे देखिए परसेंटेज की, इन्होंने परसेंटेज की बात की, तो अगर हम बात करें तो SSCJE में परसेंटेज का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अगर 3rd डिवीज़न 2nd डिवीज़न भी हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, परसेंटेज का कोई वैल्यू नहीं यहाँ पे, तो अगर आप कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, ठीक है। सर मेरा नाम विपुल कुमार सिंह है। मेरा क्वेश्चन ये है सर कि हम लोग टेक्निकल की पढ़ाई तो हमेशा करते रहते हैं, और सर इसमें नॉन टेक का भी पोर्शन आता है SSCJE में। नॉन टेक पोर्शन को कैसे कवर किया जाए सर, कहाँ से? देखो नॉन टेक की अगर बात करें तो आप ये देखना ज़रा, टोटल पेपर आपका प्रीलिम्स कितने मार्क्स का होता है? 200 मार्क्स का, ठीक है। 100 क्वेश्चन किसके रहते हैं? टेक्निकल के रहते हैं, ठीक है। 50 GS रहता है, 50 रीजनिंग रहता है। रीजनिंग तो सिलेबस फिक्स है उसका कि उसी टॉपिक से पूछा जाएगा, बस आपको जो कमांड करनी होती है उसमें स्पीड की कमांड करनी होती है, सबसे मेन उसमें वही रोल होता है, ठीक है। और इनकी बात है कि GS कैसे पढ़ा जाए। क्लासरूम में तो GS आपका चलता ही होगा, ठीक है, यहाँ पे तो क्लासरूम में GS आपका कंप्लीट कराया जाएगा। उसके साथ में आप इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं, करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, ज्योग्राफी का भी रहता है, पॉलिटी का भी रहता है, सब कुछ रहता है। तो आप कोशिश करें, या तो आपके पास लूसेंट होना चाहिए, या एक बुक आती है अरिहंत की आती है, ठीक है, थोड़ा सा इतनी मोटी रहती है अरिहंत की, GS की आती है, काफ़ी अच्छी बुक रहती है। अगर उसको आप मल्टीपल टाइम पढ़ लो, बार बार करके चीज़ों को पढ़ लो, तो आपके उस वहाँ से क्वेश्चंस निकल जाएंगे। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन हर बार 4 से 5 आते हैं, ज्योग्राफी से 7-8 क्वेश्चन हर साल आते हैं। अब रिवर से पूछ लेगा, कभी माउंटेन से पूछ लेगा, कभी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत ज़्यादा वर्ल्ड लेवल पे नहीं जाता है, वो आपका पूछेगा तो इंडिया ज्योग्राफी ज़्यादा पूछता है। उसके अलावा अगर आप देखोगे पॉलिटी के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आप प्रीवियस ईयर थोड़ा एनालिसिस करो कि कहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो अगर आपने सपोज एनालिसिस किया तो पॉलिटी का क्वेश्चन जैसे मैंने देखा तो 10 से 12 क्वेश्चन हर साल आते हैं। अब शेड्यूल से वो हर साल पूछ लेता है, ठीक है, हर साल शेड्यूल से एक क्वेश्चन आ ही जाता है। तो आप एनालिसिस करके आपको फोकस एरिया देखना पड़ेगा कि किस एरिया से क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप हो रहे हैं। अब आप इकोनॉमिक्स पूछ नहीं रहा, आप इकोनॉमिक्स फालतू में पढ़े जा रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। आप पॉलिटी देख लो उठा के, मुझे लगता है 8-10 साल के पेपर उठा लो, पॉलिटी हर साल पूछता है। आप देख लो, कोई आर्टिकल पूछ लेगा, शेड्यूल से पूछ लेता है। आप शेड्यूल 12 हैं, 12 को एकदम मतलब आप टिप्स पे रखो सारी, और बहुत दिक्कत होती है तो जहाँ पे आप बैठते हो पढ़ते हो वहाँ पे चिपका लो आप कागज़ पेज पे, तो उसको आप देख देख के बार बार देखोगे तो 12 आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा आर्टिकल्स कुछ इंपॉर्टेंट हैं, जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वगैरह हैं, इनसे आप क्वेश्चन आ जाता है हर साल है, तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके अलावा आप अगर देखोगे साइंस से क्वेश्चन आता है, आपको बायोलॉजी पे फोकस करना पड़ेगा। किस पे? बायोलॉजी पे। केमिस्ट्री के भी छोटे जनरल क्वेश्चन रहते हैं, सीधे पूछ लेगा बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है, ऐसे। तो आपको ध्यान रखना है कि छोटी छोटी चीज़ें पढ़नी है। तो आपको मैंने अरिहंत बता दिया, आप अरिहंत या लूसेंट में जो आपको अच्छा लगे उसमें से आप एक बार देख लीजिएगा और उसको बार बार पढ़ना है, ज़्यादा भटकना नहीं है, इसलिए मतलब जो भी रिसोर्सेज हैं लिमिटेड करो और उसको बार बार पढ़ते रहो, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और कोई क्वेश्चन? Good afternoon, sir. Good afternoon. My question is, how many hours are need to study every day to become JEE? Thank you. देखो आवर्स की इन्होंने बात की है कि बनता है, कोई सोचता है कि कितने घंटे पढ़ लें, क्या कर लें। आपकी क्लास कितने आवर्स रहती है यहाँ पे? 4 से 5 रहती है। मॉर्निंग में रहती होगी?
अच्छा अभी स्टार्ट है। अच्छा ठीक है ठीक है। देखो 4 से 5 घंटे हो गया तो आपके पास मुझे लगता है घर पे 5-6 घंटे तो निकल ही जाते होंगे। 5-6 घंटे तो आपके पास टाइम बच ही जाता होगा। मुझे लगता है मान लें शाम को भी पहुँचे 4-5 बजे भी पहुँचे तो पहले तो शरीर को रेस्ट देना है। अगर आप यहाँ से क्लास के जाने के बाद में आपके अंदर पहली बात तो एनर्जी होनी चाहिए। तो सबसे पहले यार आपको ये ध्यान देना है कि अपना खान पान थोड़ा सही रखो, ठीक है। खाना अच्छा रखोगे अपना और थोड़ा सा एनर्जेटिक रहोगे तो आपको पूरे दिन एनर्जी फील होगी। तो आपको सबसे पहले अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना है। जब आप एनर्जेटिक होगे ना तो क्लास जाने के बाद 15 मिनट रेस्ट करने के बाद भी पढ़ने का मन करेगा, और आप एनर्जी ही नहीं रहेगी तो आप 15 के 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा सो जाओगे तो फिर पढ़ने का मन नहीं करता है। तो सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी क्या है, आपको एनर्जेटिक रहना है, ऐसी चीज़ें खानी जिससे आपको एनर्जी मिले, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके अलावा जो क्लासरूम में पढ़ाया जाता है, ठीक है, पहले देखो क्लास में सबसे बड़ी बात है कि आपको कंसंट्रेट रहना है। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो क्लास में इतना अच्छा समझ लेते हैं, घर पे जाके हो सकता है कि वो सीधे क्वेश्चन लगाना शुरू कर देते हैं, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो यहाँ पे कंसंट्रेट नहीं भी करते हैं तो घर पे जाके वो 3-4 घंटा वही पढ़ते रह जाते हैं। तो आपको सबसे पहले टारगेट क्या करना है कि सर जो क्लास में यहाँ पे डिस्कस करते हैं ना, पूरी शिद्दत से उसको पढ़ना है, ठीक है। और आप प्रॉपर नींद से आप प्रॉपर नींद लीजिए, स्लीप करिए। उसके बाद में जब क्लास में आओगे, माइंड आपका जब अच्छा रहेगा तो क्लास को अच्छे से समझने में फ़ायदा रहता है। तो आपको प्रॉपर क्या करना है, क्लास को समझना है। जब क्लास में आप देखो कि आपको कितना समझ में आ गया, घर के जाके देखो कि कौन कौन सी चीज़ें समझ में नहीं आई, उतनी चीज़ें आप रिवाइज कर लो। उसके बाद में आपको सर ने क्वेश्चन प्रैक्टिस दिया होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके साथ में है, जो टॉपिक सर ने पढ़ाया, SFD BMD अगर आज पढ़ाया सर ने, मेरे को समझ में आ गया, क्लास में नहीं भी आया, जो भी कुछ चीज़ें कम रह गई, घर पे जाके देखा, 2 घंटा टाइम देने के बाद में उसको हमने क्या किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से चेक किया, क्या मेरे से क्वेश्चन बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा। नहीं बन पा रहा है फिर से दोबारा उसको रीड करो, ठीक है। कोई डाउट लगता है सर से दोबारा आप आकर के पूछिए। उसके बाद आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो जिस दिन जो चीज़ पढ़ाई गई, अगर आप उसी दिन क्वेश्चन करते जाओगे तो आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें सीख जाओगे, ठीक है। और रही बात आवर्स की, तो आवर्स सबके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका माइंड कैसा है। हो सकता है कि कोई बच्चा 4 घंटे में चीज़ें अचीव कर लेता हो सकता है कोई 6 घंटे में। तो अपनी कैपेसिटी को जज करना है कि मेरी कैपेबिलिटी क्या है, हमें कितना आता है। दूसरा हो सकता है 4 घंटे में कर ले जाए, हो सकता है हम 6 घंटा कर पाएँ, तो 6 घंटा लगता है, लगने दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें आप भी क्या हो जाओगे, तेज़ हो जाओगे। समय लगता है चीज़ों को। शुरुआत में जब आप आए होगे यहाँ पे तो आपको हो सकता है कि रिएक्शन निकालना भी ना पता हो, बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होंगी, इंग्लिश लिखने में दिक्कत होगी। हमारे साथ भी हुआ ऐसा है कि सर ने बोला कुछ और हमने कुछ लिख लिया कुछ और, सबके साथ होता है, ठीक है। तो वो क्या होगा, जब क्लास करते जाओगे, 1 महीना होगा, 2 महीने होगा, तो आपको क्या हो जाएगा, हैबिट्स हो जाएंगे, ठीक। हाँ देखो, अगर सर देखो टेक्निकल टर्म्स आपको अगर इंग्लिश में लिखाते हैं तो बहुत अच्छा है, और जो समझाते हैं सर वो तो दोनों लैंग्वेज में समझाते होंगे, ऐसा तो करते नहीं होंगे कि पूरा इंग्लिश बोल देते होंगे। तो इंग्लिश ज़रूरी है। इंग्लिश इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप मेंस लिखोगे या कुछ भी लिखोगे तो वहाँ पे टेक्निकल जो टर्म्स होंगे आपके, वो समझने में आसानी रहेगी आपको। इसलिए आप इसके लिए बिल्कुल मत परेशान। हो सकता है कि शुरुआत में आपको 1 या 1.5 महीने दिक्कत आई होगी, मैं मानता हूँ सबको दिक्कत होती है। तो शुरुआत में आप उसको स्ट्रगल कर लीजिए, लेकिन बाद में आपको जैसे जैसे चीज़ें समझने में आसानी हो जाएगी, उसके बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा कि इंग्लिश बहुत अच्छा है, हिंदी बेकार है अभी। तो इसलिए ध्यान रखना। 2 महीने का 1.5 महीने का समय लगेगा। हाँ समय लगता है। हम बीटेक किए थे, लेकिन बीटेक के बाद में भी क्लास में करने गए तो वहाँ पे भी दिक्कतें हमको भी थोड़ा आई, लेकिन अब चीज़ें अच्छी हो गई हैं, धीरे धीरे पढ़ते गए, मेहनत करते गए, चीज़ें सीख गए, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? गुड आफ्टरनून सर। जैसे आपने एक्सपीरियंस की भी बात की, जैसे भी आज हमें एक्सपीरियंस मांगता है, तो सर जैसे मैं मैकेनिकल से डिप्लोमा है, तो सर SSC JEE कौन से डिपार्टमेंट में SSC JEE में आपका एक तो BRO है, आपका BRO का है, और उसके अलावा आपका CPWD में नहीं लगेगा। आप प्राइवेट कंपनी से बन जाता है, उस पर नंबर होता है, GST इन नंबर होता है, तो उससे आप बनवा सकते हो। नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों होता है, कंपनी का लिखा होता है उसके ऊपर, तो वो मान्य होता है। प्राइवेट कंपनी का भी मान्य है, गवर्नमेंट का भी है, ठीक है। तो उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तो सर जैसे कोई डिपार्टमेंट जहाँ पे एक्सपीरियंस की आवश्यकता ना अभी हमने तो बनवाया नहीं है, हमने बीटेक किया था तो ये नहीं, लेकिन बन जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। ठीक, बिल्कुल पूछो, डाउट पूछो, इसमें क्या है। अभी हम तो हैं यहाँ पे अवेलेबल हैं, उसके बाद में अभी साइट पे चले जाएंगे कभी, तो फिर मिलना थोड़ा मुश्किल लगेगा अभी, लेकिन आते रहेंगे, ऐसा नहीं है। गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून सर। मेरा नाम सुमित कुमार मौर्य।
सर मेरा क्वेश्चन है सर, हम लोग कैसे नोट्स बनाएं? हाँ, इन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि नोट्स का मतलब हम कैसे बनाएं, कैसे प्रिपेयर करें, कैसे शॉर्ट नोट्स बनाएं, ये सब ख्याल आए होंगे आपके दिमाग में भी। तो देखो, सर ने क्लास में जो पढ़ाते हैं उसको तो आपको नोट डाउन करना ही करना है, हर एक चीज़ को। और कोशिश करना कि नोट्स बहुत दूर दूर मत लिखो, ऐसा लिखो कि एक पेज में काफ़ी इन्फॉर्मेशंस आ जाएं। क्योंकि जब हम रिवीजन करते हैं तो जब पेज पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, एक पेज इधर एक पेज इधर, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे सामने से गुजर के जाती हैं। तो कोशिश ये करना है कि आपको बहुत दूर दूर नहीं लिखना है, कंसाइज लिखना है, थोड़ा मतलब लिखना सारा कंटेंट है लेकिन बहुत दूर दूर नहीं लिखना है। उसके साथ साथ में आप कोशिश करो कि कोई टॉपिक अगर कंप्लीट होता है, टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में आप 1 या 2 पेज छोड़ दिया करो। जैसे मान लिया SFD BMD पढ़ाया सर ने और आप 1-2 पेज छोड़ दिया करो, फिर आप जाओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे घर पे गए आप, ठीक, वहाँ से कुछ अच्छा क्वेश्चन मिल गया या कुछ ऐसी थ्योरी बाय दफ़े कभी मिस हो जाती है या कुछ नया पॉइंट मिल गया आपको। हो सकता है आपको प्रीवियस ईयर से कोई क्वेश्चन मिल जाए, हो सकता है प्रीवियस ईयर से कोई थ्योरी मिल जाए या कहीं से भी कोई फैक्ट मिल जाए। आप अपने नोट्स में उसको इम्प्लीमेंट करिए, उसको लिखिए, ताकि आपका नोट्स जो है वो अपडेट होता रहे। अपडेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपडेट नहीं करोगे ना तो क्या है ना, हम ट्रेंड पे बने रहेंगे। और जितना अपडेट करो, एक बार आप जब लिखने जाओगे वहाँ पे चीज़ों को, तो एक बार हमें क्या होता है, रिमेंबर हो जाता है। तो हमेशा लिखते रहना है और अपने नोट्स को अपडेट करते रहना है, ठीक है, मतलब नोट्स को अपडेट करते रहना है। अब बात आती है कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। ये भी आया हो डाउट, क्योंकि बिना शॉर्ट नोट्स इतने सिलेबस होता है और लास्ट में रिविजन करना होता है 15 या 20 दिन में, जो भी हमारे पास टाइम होता है। तो देखो, अभी शॉर्ट नोट्स बनाने की थोड़ा सा ज़रूरत नहीं है, जल्दबाजी मत करना। इसके लिए ज़रूरी है कि पहले आप डिटेल में कॉन्सेप्ट को सीखो। जो भी क्लास नोट्स है उस पर भरोसा करना, इधर उधर मत भागना, क्योंकि जो खुद का नोट्स होता है ना, सबसे बेहतरीन नोट्स होता है। किसी की राइटिंग के पीछे नहीं भागना, अपनी राइटिंग खुद समझ में आ जाए, बस इतना बहुत है हमें, ठीक है। तो आपको अपने नोट्स पे बहुत भरोसा करना है, उसको बार बार पढ़ना है। ये नहीं है कि इधर उधर से बुक्स पढ़ने जा रहे हैं, ये स्टैंडर्ड बुक उठा लें, उससे कोई फ़ायदा नहीं। आप कोचिंग करने किस लिए आए हो, कि हमें चीज़ें अच्छी प्रॉपर क्या हो, एक गाइडेंस हो। इसलिए ध्यान रखना है कि अपने नोट्स पे भरोसा करना है, ठीक। नोट्स आपका जब पूरा, मान लिया सोम आपने पूरा अच्छे से पढ़ लिया, ठीक, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने के बाद में कुछ बातें आपकी मिली होंगी, वो नोट्स में आपने मेंशन कर लिया। उसके बाद में आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, इतना जल्दबाजी नहीं करना है। फिर आपको अपनी कैपेबिलिटी देखना है कि मैं क्या चीज़ें मुझे इस नोट से आ रही हैं, क्या नहीं आ रही हैं। तो वो चीज़ें मत लिखना जो चीज़ें बहुत ईजी हों, बहुत आसान हो, जिनमें मतलब आपको कोई लगता है बहुत ही ईजी है, तो वो चीज़ नहीं लिखना। आपको ध्यान रखना है कि फार्मूलाज आ जाए सोम में, जो भी है, कुछ फैक्चुअल डेटा, और शॉर्ट में मतलब बस खुद को समझ में आ जाए, दूसरे से हमें कोई मतलब नहीं है। तो शॉर्ट नोट तभी बनाना है, अभी जल्दबाजी नहीं करना है। अभी बनाओगे फिर कुछ दिन बाद चेंज कर दोगे, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखो, चीज़ें पढ़ लो अच्छे से, कॉन्सेप्ट सीख लो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो। कुछ चीज़ें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको पुटअप करनी, तब जाके शॉर्ट नोट्स बनाना है, ठीक है। हाँ हाँ, इन्होंने पूछा कि सर क्या मेंस में क्या राइटिंग का बहुत बड़ा इशू है। देखो, मेंस का जो पेपर आता है इस समय की अगर मैं बात करूं तो थ्योरेटिकल भी रहता है और न्यूमेरिकल भी रहता है। तो जैसे अगर आप देखोगे तो 360 का टोटल पेपर होता है, 6 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से हमें 5 अटेम्प्ट करने होते हैं और 5 में भी पार्ट होता है, 1 2 3 करके पार्ट होता है, किसी में 4 पार्ट भी होते हैं। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आता है। अब थ्योरी कहाँ से ज़्यादा आती है ये भी ध्यान रखना आपको है। जैसे BMC की थ्योरी जरूर पूछता है, वो BMC में थ्योरी है, न्यूमेरिकल है नहीं ज़्यादा, तो वहाँ से थ्योरी आपको 40 से 50 नंबर की हर साल आती है। और वो आती कौन सी थ्योरी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। बोक्स कंपाउंड क्या होते हैं, ठीक है, इन्ग्रेडिएंट ऑफ द सीमेंट क्या होते हैं, तो वही चीज़ें बार बार पूछता है। बस आपको एक टाइमर, 6 मिनट के अंदर मेरे को क्वेश्चन लिखना है बोक्स कंपाउंड, तो लिखना है तो उसी स्पीड में आपको लिखना आना चाहिए, बस और कुछ नहीं SSC JEE में है। सिर्फ आपको टाइम मैनेजमेंट करना है इस एग्ज़ाम में है, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है। और न्यूमेरिकल के लिए राइटिंग की इन्होंने बात की, तो राइटिंग का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, विशेष ज़्यादा है, ठीक है। और आप कोशिश करिए कि जो भी थ्योरी लिखिए वो पॉइंटर में लिखिए, पैराग्राफ में मत लिखिए। जैसे आपको अगर मान लिया कोई चीज़ आती भी है, जैसे बोक्स कंपाउंड मान लिया डाई कैल्शियम सल्फेट है, सॉरी ये C2S की बात अगर करें, बोक्स कंपाउंड में अगर बात करें, ठीक है, तो इसमें अगर आपको लिखना है तो पॉइंटर लिखिए, जो भी 2-3 पॉइंट आपको आ जाए कि ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ देता है, ये देता है, इसकी केमिकल रेजिस्टेंस के खिलाफ ये अच्छा काम करता है, तो उसको पॉइंटर बना लो, बस खत्म कहानी। इस तरीके से आपको करना है। पैराग्राफ्स में कुछ भी थ्योरी नहीं लिखनी है, क्लियर, ठीक है। पॉइंटर में क्या होता है, लर्न करना हमको आसान होता है कि ये पॉइंट पता है तो हो जाता है, ठीक है।
हाँ, इन्होंने अब देखो एक क्वेश्चन अब जो कॉपी आती है हमारे पास में है उसमें क्वेश्चन आंसर एक साथ होता है, ठीक है। पहले ऐसा नहीं था, आजकल तो पेपर भी नहीं पता चलता है। एसएससी जेईई का 2 साल से ऐसा हुआ है, अभी पिछला 2019 और ये 20 का, ठीक है। इसमें क्या हुआ है कि पेपर नहीं मिलता है। क्या होता है, कॉपी होती है, कॉपी पे ही क्वेश्चन होता है, प्रॉपर स्पेस होता है कि आपका ये आरसीसी का क्वेश्चन है, उसके बाद में आपको जैसे स्लैब डिज़ाइन का क्वेश्चन इस बार जैसे आया था तो यह 2 या 2.5 पेज था आपके पास में। तो कई बार स्पेस ज़्यादा भी होता है और कई बार कम भी होता है। तो आपको ये देखना है कि आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपको डिसाइड करना है कि इस पेज के अंदर हमें कर लेना है। और नहीं भी होता है तो क्या करना है कि आपको कॉपी में आपको जैसे मान लो स्पेस कम पड़ रहा है तो एक 20 से लाइन खींच दीजिए और प्रॉपर आप उसमें दिखा दीजिए, बस नंबर पूरे मिलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। प्री के बाद सर हमारे यहाँ हाँ। प्री के रिजल्ट के बाद मेंस का एक सेपरेट बैच चलता है। हाँ। जिसमें आंसर राइटिंग ही सिखाया आंसर राइटिंग आपको सिखाई जाएगी, टेस्ट सीरीज भी कराई जाएगी। तो मैंने खुद एनालिसिस किया तो मेरे स्टूडेंट मेरे से अच्छा नंबर ला रहे हैं। मतलब मेरा स्टूडेंट्स अभी एक LMRC में है और उसके अलावा यूपी आर्मिनियल में है, यहाँ पे सोनभद्र में है, CPWD में है, यूपी PCL में है। तो उनके जो मार्क्स मैंने एनालिसिस किया, उनके टेस्ट में नंबर देखता था तो उनके टॉप में जो नंबर्स उनके आते थे, जितने टॉप 10 में स्टूडेंट थे वो सारे सेलेक्ट हो गए। तो वो टेस्ट सीरीज से मुझे को पता चलता था कि इनके नंबर इतने आ रहे हैं, ये स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाएंगे और वही सेलेक्ट हुए। तो ऐसा कोई चमत्कार नहीं होता, जिसकी टेस्ट में परफॉर्मेंस अच्छी होती है वही आखिरी में फाइनल निकल के आता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है और अभी परेशान नहीं होना किसी चीज़ के लिए। अभी आपको ये ध्यान रखना है कि अभी सिलेबस को अच्छे से कवर करना है, अभी जल्दबाजी नहीं करना है कि एक बस आए सिलेक्शन लेके चले गए। अभी आपको क्या है, सिलेबस को कवर करो। जिस दिन सिलेबस आपका अच्छे से कवर हो जाएगा ना, फिर ऑटोमेटिक आपका सिलेक्शन होना शुरू हो जाएगा। तो टाइम लगता है, पेशेंस रखना, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं। मेरे को भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, इतना था नहीं मेरे को स्ट्रगल करना, लेकिन कुछ कारण ऐसे आ गए कि इतना स्ट्रगल करना पड़ा, तो इसलिए पेशेंस रखना है, ठीक है। और पूछो कोई क्वेश्चन। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम सिद्धार्थ श्रीवास्तव। मेरा सर ये क्वेश्चन है कि जैसे मैं मैथ में थोड़ा वीक हूँ तो मैं उसको सॉल्व कैसे करूँ मैं। इनका अच्छा क्वेश्चन आया, ये SSC जेईई में बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। इनका क्वेश्चन ये है कि जो मैथमेटिकल क्वेश्चंस रहते हैं, थोड़ा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो SSC जेईई में आती है, तो पेपर को अटेम्प्ट कैसे उसको मजबूत किया जाए, ठीक है। जब SSC जेईई का पेपर देने जाओगे तो उसके पहले कुछ क्वेश्चंस आपके आउट ऑफ 100 में मुझे लगता है 30 या 35 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो न्यूमेरिकल वाले रहते हैं, ठीक है। अब उनको हैंडल करना है। आप वीक हो कोई बात नहीं, लेकिन आप धीरे धीरे कैलकुलेशन को धीरे धीरे करना है। जैसे आप कैलकुलेटर का तो यूज़ करना बंद कर दो, ठीक है। अगर आपको SSC क्रैक करना है, हाँ थोड़ा बहुत चलाना पता हो, मेंस का क्वेश्चन मान ले सर करा रहे हैं, तब तो आपको ज़रूरत है थोड़ा स्पीड भी, प्री में तो अलाउड नहीं है। तो आप क्या करो, जैसे कुछ चीज़ें की वैल्यू याद रखो। जैसे √10 की वैल्यू पूछे कोई, खटाक से बता दो 3.16 होती है, √5 की वैल्यू 2.4 होती है, ठीक है, पाई स्क्वायर 9.86 होता है। तो इस तरीके से आप क्या करना है कि कुछ मैथमेटिकल्स ऐसी वैल्यूज़ हैं जिनको आपको सामने, मतलब जो कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए, जहाँ पे भी आप चेयर लगाते हो, आप बैठ के पढ़ते हो, चेयर पे पढ़ना है, बैठ के नहीं रजाई में अभी जाड़ा आ रहा है तो सो जाओगे। तो कोशिश करना है कि अपने को थोड़ा स्टिक रूल में रखना है, ठीक है, कि आपको चेयर पे बैठ के पढ़ना है और सामने जहाँ पे भी चेयर आप लगाते हो आप स्टिकी नोट्स खरीद लीजिएगा। स्टिकी नोट्स आते हैं मार्केट में अवेलेबल होता है। आपको जो भी चीज़ लगती है कि मेरे को ये अभी भूलता है, बहुत ज़्यादा टफ लगता है, तो वो सामने चिपका लो। जितनी बार भी आप बैठो, मान लो कभी चाय पी रहे हैं तो सामने एक बार नज़र पड़ेगी तो वो बार बार रिकॉल होता रहेगा। तो इससे क्या होता है, याद हो जाता है। तो आपको न्यूमेरिकल का कोई सोल्यूशन नहीं होता, न्यूमेरिकल का सबसे है कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ों की शॉर्ट ट्रिक्स भी होती हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन याद दिलाता हूँ, सर्वे पढ़ा आपने? अभी नहीं पढ़ा? अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं सर्वे के कभी अपने लाइफ में तो पढ़ा ही होगा ना, डिप्लोमा में पढ़ा होगा। सैक करेक्शन का नाम सुना है? सैक करेक्शन, टेप में जो सैक करेक्शन आता है। सैक करेक्शन ऑलवेज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है निगेटिव? कुछ याद है? नहीं याद है, भूल गए होगे, कोई बात नहीं। ऑलवेज निगेटिव होता है, ठीक है। मतलब वो हमेशा क्या होता है, सैक करेक्शन क्या होता है, ऑलवेज निगेटिव होता है, ठीक है। अभी नहीं रिकॉल कर पा रहे हो, लेकिन मैं एक एग्जांपल देता हूँ। IES में क्वेश्चन आया यही सैक करेक्शन का। अब उसका फार्मूला बहुत लेंदी होता है। अब सैक करेक्शन हमें ही पता है कि ये ऑलवेज निगेटिव होता है। अब टेप की लंबाई 100 मीटर थी, ध्यान से सुनना अच्छे से, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 100 मीटर थी। अब सैक करेक्शन क्या होता है, ऑलवेज निगेटिव होता है। तो जब करेक्शन लगाओगे तो वैल्यू जो होगी वो 100 से हमेशा क्या आएगी, कम आएगी। अब 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन ऐसा था जो 100 से वैल्यू क्या थी, कम थी। तो अब एक ऑप्शन में था 100.1, 100.2, एक में था 99 पॉइंट समथिंग करके, तो वो आंसर सही था। अब बिना सॉल्व किए मैंने क्वेश्चन क्या कर लिया, निकाल लिया। तो ऐसे अपने माइंड को इस तरीके से क्या करना है, यूज करना है। और ये प्रैक्टिस के साथ आएगा।
हाँ, ये चीज़ समय लगता है, मतलब एकदम से नहीं आती है, धीरे धीरे आप ग्रेजुअली सीखोगे चीज़ों को, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान, न्यूमेरिकल के ध्यान रखना, आपको प्रैक्टिस करनी है। कुछ वैल्यू तो आपको याद ही कर लेना है, √3 1/√3 इस तरीके से आपको लर्न करना है, तो ये धीरे धीरे सीख जाओगे, लेकिन प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। तो SSC JEE का एग्ज़ाम को थोड़ा जो टेक्निकल का पेपर रहता है उसको, जैसे आपका 200 मार्क्स का होता है, तो हो सकता है किसी को शुरुआत में GS अच्छा आता हो तो वो पहले GS सॉल्व करेगा, किसी को रीजनिंग आता होगा तो रीजनिंग करेगा। अब बात आती है टेक्निकल को कैसे हैंडल किया जाए। हो सकता है कि आपने पेपर मान लिया कंप्यूटर बेस्ड ऑन होता है, तो शुरुआत में जो क्वेश्चंस हो सकता है आपके, कई बार क्या होता है टफ क्वेश्चंस आ जाते हैं, कई बार शुरुआत में न्यूमेरिकल आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है कभी कि आप जाओ टफी क्वेश्चन पे पहली बार अटक जाओ। आपको SSC JEE में पहली बार में हो सकता है कि आप पहली बार पेपर करते चले जाओ, तो कोशिश ये करो कि जितने थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं जितनी बार जल्दी जल्दी आ जाएं उतनी जल्दी कर लो। कुछ न्यूमेरिकल ऐसे भी बीच में आएंगे रास्ते में आपके कि वो हो सकता है कम समय में निकल जाएं, तो उनको सॉल्व कर सकते हो। अब पता चला कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसमें कैलकुलेशन बहुत बड़ा है, वो कैसे पता चलेगा? जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। बिना प्रैक्टिस आप जान नहीं पाओगे कि कौन सा क्वेश्चन लेंदी है, कौन सा आसान है। तो आपको ये देखना आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो, जो क्वेश्चन लेंदी लगता है उसको अवॉइड करो और कोशिश करो 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन को देख जाओ। उससे क्या होता है कि इजी क्वेश्चन हमारे हो जाते हैं। मैंने भी यही किया, मेरे को भी कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं दिक्कत आती थी, तो मैंने क्या किया, मान लिया मैंने 90 अटैम्प्ट किया, 10 छोड़ दिए मैंने। क्यों छोड़ दिए? क्योंकि मुझे पता था अगर इस क्वेश्चन पे जाऊंगा तो मेरा और क्वेश्चंस क्या हो जाए, छूट जाएंगे। तो मैंने 90 में 80 ऐसे सही हो जाते थे। तो इसलिए ध्यान रखना आपको, ठीक है। और पूछो। तो सर हम स्टार्टिंग से रिवीजन करते हैं, लेकिन सर एंड तक नहीं पहुंच पाते हैं रिवीजन करते समय। स्टार्टिंग जैसे नोट्स सर लोग लिखवाएं, लेकिन सर जैसे 7 चैप्टर चल रहा है, हम स्टार्टिंग से उसका रिवीजन करते हैं, लेकिन सर वो एंड तक हम नहीं पहुंच पाते हैं उसको रिवीजन। एंड तक टाइमिंग आपका नहीं हो पाता है। देखो, इसके लिए आपको एक प्रॉपर टाइम यूटिलाइज करना पड़ेगा। कभी क्लास में आते होगे, कुछ लोग बातें करते होगे, कुछ लोग कुछ करते होगे, तो आपको आप समझ लो कि तैयारी में हर समय को यूज़ करना है। आप अच्छे दोस्त बनाओ या जो साथ में रहता हो आपके साथ में, ठीक है। उससे अगर देखिए पढ़ने वालों के साथ दोस्ती करना है, ध्यान रखिएगा एकदम से। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो फालतू बात करेंगे, नेगेटिव बात करेंगे, इधर उधर की बात करेंगे। इन चीज़ों को अवॉइड करना आपको अब है, ठीक है। एक अच्छा दोस्त अगर आप भी बना लोगे और पढ़ने वाला दोस्त अगर आपका बन जाता है तो आपकी तैयारी में बहुत हेल्प करेगा। तो कोशिश करो कि थोड़ा डिस्कशन का भी वो करो, और जो भी टाइम आपको मिले रिवीजन, मतलब जैसे क्लास में आ गए 15 मिनट मिल गया मेरे को, सर ने कल जो पढ़ा है उसको एक बार पलट के देख भी लिया ना, तब भी काम हो जाता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना, अपने टाइम को यूटिलाइज़ करना है। बाकी मोबाइल में फ़ोटो खींच लो, ठीक है। कहीं मान लिया कहीं पे गए, इधर उधर गए, तो वो भी आपका बहुत हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक। और पूछ लो एकदम डाउट से, कोई वो नहीं है इसमें। गुड आफ्टरनून सर मेरा नाम सूरज कमल है। और सर मेरा क्वेश्चन था सर कि सर एग्ज़ाम होते हैं उसमें सर न्यूमेरिकल ज़्यादा आता है, सर थ्योरेटिकल ज़्यादा आता है। अच्छा, इनका डाउट ये है कि पेपर में क्या चीज़ें ज़्यादा आ रही हैं, क्या नहीं आ रही हैं। तो SSC JEE में देखिए, जो पेपर का अभी तक एक पेपर सेट अभी बना था पिछले साल में, तो उसमें क्या किया उन्होंने, थोड़े क्वेश्चन गेट के डाल दिए, लेकिन पेपर नॉर्मलाइज होकर उसमें मार्क्स बढ़ जाते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो थ्योरेटिकल थोड़ा ज़्यादा रहता है, 60% तो रहता ही रहता है, 40% आपका न्यूमेरिकल रहता है। तो आपको लेकिन पढ़ना सब कुछ है, ये नहीं करना है, हाँ बस, लेकिन आपको कवरेज पूरा करना है। न्यूमेरिकल में भी देखिए, न्यूमेरिकल कई बार इतने टफ आ जाता है जो बीटेक वाला भी नहीं कर पाता है, तो इसलिए परेशान नहीं होना है। आपको सिलेक्शन लेना है। आप हो सकता है कि आपका उस दिन GS अच्छा हो गया हो, रीजनिंग अच्छा हो जाए, मान लिया टेक्निकल में 4 कम आए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आपको फाइनली सिलेक्शन लेना है, तो आपको उस हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। आप GS अच्छी कर, मेरा GS में 43 मार्क्स था, मतलब 50 में से 43 क्वेश्चन मैंने करेक्ट किए थे। अभी जिसमें रिजल्ट आया है 140 मार्क्स थे मेरे, तो उसमें GS में मेरे 43 थे। तो मैं अभी, मेरा टारगेट लाइफ का कुछ और है अभी, मतलब अभी वहाँ तक पहुँचा नहीं हूँ। अभी सोचता हूँ कि सिविल सर्विसेज की तरफ जाना है, IAS PCS एग्ज़ाम देना है। तो अब उस स्थिति में आ चुका हूँ कि मेरे पास अब एक जॉब है, तो मैं जा सकता हूँ। पहले भी करना चाहता था, लेकिन कुछ ऐसे घर के हालात थे कि मुझे जॉब ज़रूरी थी। अभी मैंने लोअर PCS का मेंस भी दिया है, तो मेरी GS थोड़ा ठीक ठाक है, तो मैं सारे एग्ज़ाम देता रहता हूँ, ठीक है। तो सर इसमें इंग्लिश में, हिंदी में लोन लिख सकते हैं सर? देखो, इनका एक प्रॉब्लम ये आया है, देखो मेंस की कॉपी आपके पास आती है। अगर आप देखिए, आप उसमें लिखना चाहते हो जिसमें आपको प्री में आपने हिंदी इंग्लिश कुछ भी चूज़ किया हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप हिंदी में समझ में आए जिसमें आप चूज़ करना चाहो। मेंस में एक कॉलम आता है, उस पर टिक करना होता है कि आप इंग्लिश में देना चाहते हो या हिंदी में देना चाहते हो। अगर आप लिख देते हो कि मैं हिंदी में दूंगा, तो आप हिंदी, उसके साथ साथ में जो टेक्निकल टर्म है आप इंग्लिश में लिख सकते हो, ठीक है। तो इसलिए परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, उस चीज़ के लिए हो जाता है आराम से, ठीक है। और
पूछ लो जो भी डाउट हो, बिल्कुल छोटा से छोटा डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई कुछ भी हो, सब्जेक्ट्स का हो, कोई डाउट हो पूछ लो। Good afternoon, sir. Myself Ajaypal. I from to Prayagraj. Sir, my question: is it necessary to read newspaper daily? अच्छा, इनका ये क्वेश्चन है कि एसएससी जेई के लिए क्या मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी है कि नहीं है, करंट अफेयर्स के लिए। देखो एसएससी जेई में देखो पेपर की अगर बात करें तो एक पेपर दैनिक जागरण आता है, जो ये लोकल जो घटनाएं होती हैं इनको देख के भी आपको अच्छा लगता होगा और पढ़ने में भी अच्छा लगता होगा, बट एग्ज़ाम के लिए काम की चीज़ नहीं हो पाएगी आपके लिए। पेपर से अगर पढ़ना है तो मेरे हिसाब से पेपर अगर आपको पढ़ना है तो इंग्लिश का पढ़िए, अगर आपको पढ़ना ही है तो हेल्प वहाँ से मिलती है, लेकिन आपके लिए उतना टाइम, क्योंकि उसको पढ़ने के लिए आपको टाइम चाहिए ज़्यादा, 1-1.5 घंटा लग जाता है पढ़ने में, 1.5 या 2 भी घंटा लग जाएगा, तो वहाँ से उतना करंट अफेयर आप कवर नहीं कर पाओगे। हाँ, लेकिन इसलिए पढ़ा जाता है ताकि आपकी इंग्लिश थोड़ा समझने की कैपेबिलिटी हो बढ़ जाए, इसलिए नहीं पढ़ा जाता कि हर चीज़ मुझे करंट अफेयर ही तैयार हो जाएगा। इंग्लिश न्यूज़पेपर इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि जब आप इंग्लिश को समझ पाओगे, हो सकता है आपकी टेक्निकल या जीएस के क्वेश्चनों को समझने में भी क्या होगी, आसानी होगी। इसलिए हैबिट बना लो तो अच्छी बात है। अगर आप 15-20 मिनट एक पैराग्राफ ही पढ़ लेते हो दिन में, अगर आपको टाइम मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, तो पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए, लेकिन करंट अफेयर में अगर कह दें बहुत बड़ा रोल है तो उससे नहीं कवर हो पाएगा, क्योंकि एसएससी का जीएस अलग तरीके से मतलब करंट अफेयर्स आता है, उसका थोड़ा सा अलग रहता है। आप कोई यूट्यूब पे कोई चैनल है कोई फॉलो कर लो, या कोई टेलीग्राम पे एक चीज़ फॉलो कर लो, कोई एक चीज़ फॉलो कर लो, उसको प्रॉपर आप करते रहो, ठीक है। कहीं पे भी आप एक प्लेटफार्म कोई पकड़ लो, उससे आप करते रहो, ठीक है। वो देखिए इसमें क्या है, आपको पहली बात घबराना नहीं है। अभी मैं भी था शुरुआत में, जब मतलब कॉलेज लाइफ में था तो कभी पीपीटी वगैरह जब सेमिनार वगैरह होता था तो बड़ा डर लगता था हमको भी, लेकिन मेरे अंदर क्या था कि लोगों से इंटरेक्शन करना, बात करना मेरे को बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने बीटेक में भी जब लोग रैगिंग करते थे, मतलब मेरे सामने हुआ है सब कुछ, मतलब हुआ था, लेकिन मैं कभी ऐसा नहीं करता था। मैं क्लास में जाता था और हमेशा, मतलब मैं सेकेंड ईयर में था तो मैं फर्स्ट ईयर में जाता था, सारी ब्रांचों को जाता था, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स सबको जाता था, तो उनको मोटिवेट करता था कि तुमको ये एग्ज़ाम देने हैं, तुमको ये चीज़ें करनी है। तो उससे उन्होंने मतलब उनको बहुत कुछ सीखने को मिलता था कि तुमको गेट इस ईयर से देना है, आपको आईएएस इस एग्ज़ाम से मतलब इस ईयर से देना है, एसएससी से देना है। तो उस तरीके से मैंने उनको मतलब बताया, तो फिर धीरे धीरे क्या हो, इंट्रैक्शन बढ़ना शुरू हो गया, बोलने का तरीका पता चल गया, तो ये चीज़ें मतलब धीरे धीरे मैंने सीख लिया, ठीक है। तो धीरे धीरे आता है, आप भी डरो नहीं, लोगों में बातचीत करो, दोस्तों से बात करो, और सर जब बुलाया करें तो कोई उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं। धीरे धीरे आदत डालो। आदत कोई भी चीज़ है कि लाइफ में कोई भी काम है, अगर आदत में आ गया ना तो बहुत अच्छी आदत अगर आपको आ गई ना तो आपको सफलता बहुत जल्दी मिलेगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सर, मेरा नाम प्रदीप कुमार है और मेरा क्वेश्चन है कि सर टेक्निकल को कैसे तैयार करें। देखो इनका क्वेश्चन ये है टेक्निकल को तैयार करने का, तो मैंने पहले तो बता दिया आपको कि क्लास जो पढ़ाते हैं उसको तो पूरी एफर्ट के साथ ही समझना है, पूरा अच्छे से। और बाकी क्लास अगर समझ में आ जाती है, अगर किसी को क्लास अच्छे से समझ में आ जाती है कि हाँ मैंने पूरा अचीव कर लिया, तो घर पे जाके क्या करना है, क्वेश्चन करने हैं सिर्फ है। और बाकी जिसको नहीं दिक्कत लग रही थोड़ा बहुत कि यार नहीं समझ में आया भी आया, तो उसको तो रिवीजन करना है, ठीक। कोशिश करना है कि थोड़ा सा अपने को प्लान वाइज स्टडी करनी है। अब सोम सर ने मान लिया पढ़ा दिया होगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे, अब सोम 1 महीने से कॉपी बंद होगी, हो सकता है न उठाए हों, लेकिन उसको उठाना है। अगर सब्जेक्ट बहुत दिन हो जाते हैं ना तो फिर एकदम से भूल जाता है, इसलिए कोशिश करो कि सोम अगर सर ने पढ़ाया है तो 15 या 20 दिन बाद उसको एक बार क्या करो, रिकॉल कर लो। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अगर आपका सब्जेक्ट होते जा रहे हैं तो हर एक सब्जेक्ट को जो भी होता जा रहा है 15 या 20 दिन के बाद एक बार क्या करो, उसको रिवाइज करना है। रिवीजन बहुत मस्ट है, कोई भी चीज़ है आपको आती है या ना हो, फैक्चुअल डेटा हो, कुछ भी हो, रिवीजन करना है। और जो भी फैक्चुअल डेटा एसएससी का हो, कोशिश करो स्टिकी नोट्स में अपने सामने चिपका के रखो, उसको बार बार देखते रहो, ठीक है। ये भी कर सकते हो, ठीक है। रिवीजन बहुत ज़रूरी है हर सब्जेक्ट। गुड आफ्टरनून सर, मेरा क्वेश्चन सर ये है कि शुरुआत में जब अच्छे से तैयार करते हैं फिर बाद में होता है कि मोटिवेट कम हो जाता है, तो उसके लिए क्या करें। यस सर। अच्छा, मतलब ये कि शुरुआत में बहुत एनर्जेटिक 2-4 दिन रहा, उसके बाद में चीज़ें वो हो जाती हैं। देखो सबसे बढ़िया ये है कि यार जो सबसे बड़ा मोटिवेशन है ना वो आपके माता पिता हैं। सबसे बड़ा मोटिवेशन जो हमारे लिए भी रहा, आपके लिए भी रहा होगा कि आपकी जो घर की कंडीशन है, सब लोग लगभग नॉर्मल फैमिली से हैं, तो हमेशा आपको जो मोटिवेशन मिलेगा ना वो घर से ही मिलता है ज़्यादातर। किसी का मतलब मेरा भी है, सबका यही रहता है। जब हम अपने माँ बाप की तरफ देखते हैं ना तो वहाँ से हमें एक बूस्टअप मिलता है, यार घर वालों ने इतना मेहनत करके पैसा लगाया, सब कुछ किया, तो कम से कम उनके लिए कुछ करने का बनता है। तो इसलिए घर से आपको मोटिवेशन ज़रूर मिलता रहेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखो। सीजेई का जैसे हम प्रिपेयर कर रहे हैं प्रिपरेशन,
उसमें आरआरबी जेई का चीज़ आया तो वहाँ पर अलग अलग सिलेबस आ जाती हैं, तो उसको कैसे कवर करें? सिलेबस का मतलब एसएससी जेई में फिर से रिपीट करना क्वेश्चन। सर एससी जेई का प्रिपरेशन है, इसका सिलेबस अलग और आरआरबी जेई का अलग आता है, तो उसके लिए आरआरबी जेई अगर आ गया तो वहाँ पर उसको गाइड करें या फिर उसको भी ज्वाइन कर लें या फिर मतलब कंप्लीट हाँ देखो इसमें क्या सर ने बताया जैसा कि कंप्लीट कराते हैं। आरआरबी जेई का जो मेंस का पेपर होता है वो टेक्निकल होता है, ठीक है, और उसके जो क्वेश्चंस रहते हैं वो नॉर्मल ही रहते हैं। बहुत बड़ा अभी जो पिछले साल मेरे आउट ऑफ मतलब 150 में 104 नंबर थे, तो मैंने क्या किया एसएससी जेई जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थी और टाइम थोड़ा कम मिला था उस समय, टाइम का डेट आ गई थी बहुत जल्दी, तो मैंने क्या किया एक हफ्ते के अंदर आईएएस मास्टर के मेरे पास थी एसएससी जेई की अच्छी बुक है, वो बढ़िया बुक है, उसको मैंने क्या किया 1-2 बार तुरंत लगा लिया, उससे मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आ गए। तो आरआरबी जेई में मतलब बहुत डिटेल में नहीं पूछता है, वो छोटी छोटी बातें ही पूछता है, तो उसके लिए बिल्कुल परेशानी नहीं। अगर आपने टेक्निकल यहाँ क्लासरूम में पूरा कवर किया होगा, उसके साथ में आप प्रीवियस और थोड़ा पेपर देखना है आपको, कुछ चीज़ें हो सकता है खुरमी से पूछ लेता है कभी कभी है, तो आपको ध्यान रखना है, ये कोई बताएगा नहीं आपको, ये आपको क्या देखना है क्वेश्चन से जज करना है कि ये डेटा यहाँ से पूछ रहा है, ये यहाँ से पूछ रहा है, तो आपको उसके अपने नोट्स के अंदर क्या करना है इम्प्लीमेंट करना है। तो कभी कभी क्या होता है छोटे एग्जामों में खुरमी वगैरह से भी पूछ लेता है क्वेश्चन से, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इस चीज़ का थोड़ा सा आप केयर करते रहो, ठीक है। गुड आफ्टरनून सर, माय नेम इज रोहित सिंह। सर मेरा क्वेश्चन ये है प्री एंड मेंस की तैयारी कैसे करें, जो सर इस टाइम पढ़ा रहे हैं वो हमारे लिए ज़रूरी है कि कुछ अलग से करना? अच्छा, इनका क्वेश्चन है कि अलग से मतलब क्या पढ़ने की ज़रूरत है कि कुछ अलग नया चमत्कार कर दें, ऐसा कुछ सोच रहे हैं। देखो पहली बात तो आपको अपने कोचिंग संस्थान पे विश्वास करना पड़ेगा। देखिए सबसे बड़ी चीज़ यही होती है, कई लोगों के माइंड में चल रहा कि वहाँ बहुत अच्छा चल रहा होगा, यहाँ वो चल रहा होगा। अभी आपको जहाँ पे आपने एडमिशन को सोच समझ के लिया होगा, तो आपको जो क्लास टीचर पढ़ा रहे हैं या जो आपका संस्थान पढ़ा रहा है उस पर पहले बात भरोसा करो। जब तक भरोसा नहीं करोगे ना तब तक नहीं हो पाता है। तो आपको जो सर पढ़ा रहे हैं उस पर पहले भरोसा करो, क्योंकि सर जो पढ़ाएंगे ना वो सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ाएंगे। अब हो सकता है कोई आपको स्ट्रक्चर में महारत बना दे, अब एग्ज़ाम में आता नहीं है आपको है तो कोई मतलब तो निकलेगा नहीं। इसलिए आपको देखना है सर किस हिसाब से, सर को पता है ना कि क्या चीज़ें आ रही हैं, सर आपसे ज़्यादा जानते हैं क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है, तो उनको पता है हमें क्या पढ़ाना है, क्या अवॉइड करना है। बाकी आप प्रीवियस ईयर से जज करते रहो कि हमें क्या इंप्लीमेंट करना है, वो आप ऑटोमेटिक हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन और है सर, जीके की तैयारी कैसे करें? हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स। अच्छा, जीके का इनका इशू आ रहा है। जीके सर जीके में चार सब्जेक्ट आ जाते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, जनरल इनका साइंस। ये डाउट आता है। देखो जीएस का सबसे अच्छा तरीका मैं बताऊं, अगर आपका 2 लोग ग्रुप डिस्कशन में अगर आ जाओ, 2-3 लोग मतलब, तो उससे क्या होता है चीज़ें बहुत जल्दी रिमेंबर होती हैं। अब क्वेश्चन की बात अगर करें, जैसे आप पढ़ने जाओगे हिस्ट्री में बहुत कुछ है, बात समझना मेरी बात। अब क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है। अब आप एंशिएंट पे पूरा दिमाग लगाया जा रहे हो, अब वहाँ इतना वास्ट है, इतने मतलब वंश हैं, याद करते करते परेशान हो जाओगे। अब पढ़ लिए आपने बहुत ज़्यादा, एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आना है तो उसका नुकसान होगा आपका। अब मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं, आप देखोगे 1857 की जो क्रांति हुई 1857 से, तो वहाँ के बाद का जो हिस्ट्री है आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब वहाँ पे कौन सा वायसराय था, ठीक है, कैनिंग थे कि कौन था, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक। उसके बाद में बक्सर का युद्ध हुआ, क्या हुआ 1764 में बक्सर हुआ, प्लासी 1761 हुआ, सर 1761 में नहीं, प्लासी 1757 है, पानीपत का थर्ड जो हुआ वो 1761 में हुआ, ठीक है। तो आपको सारी चीज़ें पता हैं। अब ऐसे क्या करना है कि कभी क्लास में आ जाते हो तो आपस में क्या करो, डिस्कस करो। जैसे मान लिया कि यार किसी अपने दोस्त से बोल दो ना, यार कल वार पढ़ के आना, युद्ध सब लोग डिस्कस करेंगे, तो अपना साथी 2 है, अपना बात कर रहे हैं, सारे युद्ध एक बार में क्या कर लिया, रिकॉल कर लिया। जब आपस में पूछोगे ना तो वो एकदम बस जाएगा दिमाग के अंदर, तो इस तरीके से आप उसको याद कर सकते हो। डेट्स इंपॉर्टेंट हैं हिस्ट्री में। मॉडर्न हिस्ट्री में जैसे आप पढ़ने गए कि क्या कहते हैं कांग्रेस की स्थापना कब हुई, ठीक है 1885, उस समय लॉर्ड कौन था, डफरिन था, इस तरीके से याद कर लिया। उसका बंगाल का विभाजन कब हुआ तो वो पता होना चाहिए, 1905 लॉर्ड कर्जन हुआ, 1906 में क्या हुआ, 7 में क्या हुआ, 8, एक क्रोनोलॉजिकल आर्डर में आप याद करो तो हिस्ट्री ऐसे ही तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए मॉडर्न हिस्ट्री के 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। कभी गांधी जी के आंदोलन से सिविल डिसओबीडियंस पूछ लेगा, खिलाफत आंदोलन पूछ लेगा, कभी कुछ पूछ लेगा, तो आपको उस पर फोकस करना है। जो चीज़ ज़्यादा पूछी जाती है उसको ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। ज्योग्राफी आप ध्यान लीजिए, इंडियन ज्योग्राफी में जैसे आप पढ़ोगे, रिवर्स अच्छे से पढ़ लीजिए, एक बार मैप में अच्छे से देख लो कौन सी रिवर कहाँ से निकलती, कहाँ गिरती है, कौन सा डेल्टा बनाती है, क्या नहीं बनाती, वो सारी चीज़ें पता हो जाएंगी। जो पूछा जाता है उसी हिसाब से प्रिपरेशन करना है आपको, ठीक है। जनरल साइंस में देखो भाई क्या है कि आपका बायोलॉजी तो पूछा ही जाता है, ठीक है। बायोलॉजी में अगर आप जाओगे तो डिसीज़, विटामिन्स,
ठीक है। सेल के बारे में जरूर पूछता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगा, राइबोसोम क्या होता है, इस सब के बारे में आपको पढ़ना है। केमिस्ट्री का भी पढ़ना है, केमिस्ट्री में चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है केमिकल नेम पूछ लेता है, इसका फार्मूला क्या होगा, इसकी बेसिक चीज़ क्या होगी, तो वो छोटी छोटी अभी सोडियम का फार्मूला पूछ लेता है, कितना एटॉमिक नंबर होगा, तो केमिस्ट्री में बेसिक ही पूछता है। तो मैंने जो बुक्स बताई आपको सब वहाँ पे या तो लूसेंट या तो आपको अरिहंत के लिए लेना, इतनी मोटी आती है, उसमें काफ़ी अच्छा कवरेज है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, नॉन टेक और टेक को कितने घंटे पढ़ा जाए रूम पर? देखो नॉन टेक को, हाँ ये चीज़ बढ़िया है, जब आप टेक्निकल से उबो तो नॉन टेक पे आ जाओ। क्या एक सब्जेक्ट को बराबर, कोई एक काम है अगर आप बराबर करते रहोगे ना तो उसमें क्या होता है, हमको बोरियत महसूस होती है। तो कोशिश ये किया करो ना, जैसे कि आपने टेक्निकल पढ़ लिया, ठीक, टेक्निकल पढ़ने के बाद में आपका माइंड नहीं कर रहा है आप टेक्निकल पढ़ने का, तो आप नॉन टेक पे शिफ्ट हो जाओ, या पहले नॉन टेक आप पढ़ रहे हो तो टेक्निकल पे शिफ्ट हो जाओ, जिसमें आपको कंफर्ट लगे कि आप नॉन टेक पढ़ने के बाद में आपको मन है आज न्यूमेरिकल लगाने का, सोम का SFD BMD बनाना है, नॉन टेक से उब गए इधर टेक्निकल पे आ गए। तो चेंज करते रहना अपने को है, चेंज करते रहोगे ना माइंड अच्छा रहता है, ठीक है। तो अपने को इस तरीके से मैनेज करना है। सर एक क्वेश्चन और है, जैसे जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए और इस एग्ज़ाम नया आया है, मतलब एग्ज़ाम का डेट नया आया है या नोटिफिकेशन नया आउट हुआ है, तो क्या करना चाहिए उस टाइम? देखिए आपको अपने को हफ्ते में या पर डे के हिसाब से, या तो हफ्ते में तो एक टेस्ट अपने आप को बना के रखना है, एग्ज़ाम हो या ना हो टेस्ट को तो बनाना है, मतलब टेस्ट देना ही देना आपको है। और जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होता है कोशिश करो दिन में एक ज़रूर दो। इस चीज़ के भरोसे मत रहा करो कि वैकेंसी कब आएगी, पहले अपनी तैयारी करके तो देखो। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं ना, बस हल्ला मचाते रहते हैं, अब वैकेंसी आएगी, जिस दिन वैकेंसी आ जाती है पता चला उनकी तैयारी ही नहीं होती है। इसलिए पहले अपनी तैयारी को मजबूत करो, ठीक है। जिस दिन आपका सिलेबस, आपकी तैयारी अच्छी होगी, ऑटोमेटिक सारे एग्जाम निकलना शुरू हो जाते हैं। और जब तैयारी नहीं होती ना तो हम कुछ नंबर से 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से रुकते रहते हैं। तो इसलिए अपनी तैयारी को रखना अच्छा से, ठीक है। सर आपने RRB JEE क्वालिफाई किया है, तो मैथ के बारे में थोड़ा कुछ बताएं, मैथ तो कैसे पढ़ा जाए? जैसे RRB JEE अब आने वाला है, जैसे है आने वाला नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, या जनवरी फरवरी मार्च में किसी मंथ आ सकता है, तो मैथ तो कैसे तैयार किया जाए? देखो मैथ के लिए सर यहाँ पे मैथ का यहाँ पे रहेगा, तो अगर सर यहाँ मैथ रीजनिंग का अगर क्लासरूम में रहेगा तो आप वहाँ से कवर अप कर सकते हो, सबसे बढ़िया है। क्योंकि क्लासरूम में ना जो पढ़ा दिया जाएगा वो सबसे बढ़िया रहता है, बढ़ने से बस सबसे बढ़िया उसी पे भरोसा करना है और सबसे अच्छा हो जाएगा। GS तो आप पढ़ ही रहे हो, रीजनिंग पढ़ ही रहे हो, बस आपको मैथ पे थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। तो इस चीज़ आप और पूछिए। सर एक डाउट ये है कि जैसे आज मैंने नॉन टेक पढ़ा 5 घंटा और टेक नहीं पढ़ पाया, जैसे किसी ने ऐसा हो जाता है, हाँ। जैसे नॉन टेक में ज़्यादा मन लग गया, टेक में नहीं लगा, तो क्या अगले दिन फिर? नहीं, बैलेंस करके रखना, बैलेंस रखना। ऐसा नहीं कि किसी सब्जेक्ट को बहुत इंटरेस्ट बन गया दूसरा छूट गया, तो ये भी नहीं करना है। आपको बैलेंस रखनी चीज़ें हैं, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं करना है कि कोई चीज़ अच्छी लग गई तो उसको पढ़े ही जा रहे हैं, सारी चीज़ों को मैनेज करना है आपको, ठीक है। हाँ, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, और प्लान वाइज स्टडी करो। ऐसा नहीं है कि हाँ टारगेटेड पढ़ाई करो। टारगेट का मतलब है कि एक टारगेट बना लिया करो हफ्ते में कि मेरे को एक हफ्ते या 15 दिन के अंदर रिवीजन करना है, तो पर डे मेरे को आधा घंटा किसी भी तरीके से निकालना है, चाहे वो किसी टाइम निकल जाए। मेरे को इससे मतलब नहीं कि मेरे को 7 बजे पढ़ना है, आपका टाइम कुछ भी हो सकता है। आपको रिवाइज करना एक हफ्ते के अंदर या 15 दिन के अंदर है, तो वो किसी भी टाइम मौका मिल जाए, आपको क्लास में मिल जाए, कहीं भी टाइम मिल जाए, आपको टारगेट बना के पढ़ाई करना है। जब तक टारगेट नहीं होता ना, जैसे आपको कह दे आज घर जाना है, टारगेट है तो जाना है, और टारगेट नहीं होगा तो नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए उसी तरीके से पढ़ाई भी हमारी है। टारगेट जब तक होता है ना तो हम उसके दिमाग में कहीं ना कहीं चलता रहता है, और टारगेट नहीं होता, आज सोम पढ़ा, 2-3 पन्ने पढ़े, उसके बाद छोड़ दिया। इस तरीके से नहीं करना है, थोड़ा सिस्टमेटिक काम कर लोगे ना तो सिलेक्शन बहुत जल्दी होता है। सर इस टाइम कितने घंटे सोना चाहिए? जैसे ऐसा कभी लगता है कि हम 5 घंटे सो, ऐसा होता है कि 6 घंटे? नहीं भाई, देखिए नींद का क्या है ना, सोने का तो ये है कि जब तक अच्छे से सोओगे नहीं तो क्लास में अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आप कम से कम 6, साढ़े 6, 7 घंटे सो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बचे टाइम उसको यूटिलाइज तो करो अच्छे से। अब क्लास में आके मोबाइल चला रहे हो, व्हाट्सएप चला रहे हो, तो कैसे काम चलेगा? क्या कह रहे हैं? नहीं, ऐसे 4 घंटे ही सो रहे हो, नहीं उससे आपकी हेल्थ पे इशू आएगा। इतना परेशान, स्ट्रेस नहीं लेना है माइंड को एकदम। स्ट्रेस पढ़े होगे ना, इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, तो इसलिए ध्यान रखना है कि स्ट्रेस नहीं लेना है। शुरुआत में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं, बस आपको करना ये है कि जो टाइम मिले उसको इफेक्टिवली यूज़ करना है, ठीक है। जैसे हम तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किए। हम तो ट्यूशन जब पढ़ाते थे
तो जो बच्चों की जो बुक्स होती थी सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड की बुक्स होती थी, मैं क्या करता था उनका टेस्ट पेपर बना के दे देता था। उतने में मैं क्या करता था जीएस की उनकी बुक उठा के पढ़ लेता था और उसके बाद उनको ज्योग्राफी भी पढ़ा देता था, हिस्ट्री भी पढ़ा देता था। तो इससे क्या हुआ, मेरी जीएस इतनी अच्छी हो गई है कि इस समय की बस मौका मिले कि सिविल सर्विसेज निकाल लूँ, पीसीएस आईएएस का एग्ज़ाम। लेकिन अभी थोड़ा सा जॉब में है तो थोड़ा सा टाइम कम मिलता है, लेकिन फिर भी आज भी मैं पढ़ता हूँ, पढ़ने के लिए भी पढ़ता हूँ और अपने एग्ज़ाम के लिए भी पढ़ता हूँ। ऐसा नहीं कभी हुआ जिससे मैं क्लास लेने जाता था, मतलब जब पढ़ाता था, मेंस का भी बैच पढ़ाया, प्रीलिम्स का भी पढ़ाया, तो हमेशा पढ़ के जाता था और हमेशा अपने को अपडेट रखता हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे को आज ये चीज़ आ रही है और उसको हमेशा इम्प्लीमेंट करता रहता हूँ। कुछ और नया सीखने का मन करता है तो और कोशिश करता हूँ। कैसे बच्चों को कैलकुलेशन ईजी किया जाए, सारी चीज़ें की जाएँ, कैसे लर्न कर सकते हैं, उनके लिए कितना मेहनत किया जाए, तो मैंने किया है। और आज उसकी वजह से मेरे बच्चे जब सेलेक्ट होते हैं ना तो बहुत खुशी मिलती है। ठीक है, तो ये चीज़ अच्छी लगती है जब सेलेक्ट होकर स्टूडेंट आता है, आज कहीं यहाँ है, दिल्ली में है, कहीं यहाँ है, तो अच्छा लगता है। हाँ सर, जो सीटें आती है एसएससी जेईई में मैकेनिकल का कम सीटें आती है और सिविल की अपेक्षा कम आती है सर, जो कट ऑफ होता है वो ज़्यादा बन जाता है मैकेनिकल। देखिए, अपने हाथ में ये है कि एफर्ट अपना फुल लगाओ, जो होगा वो अलग की बात है। अपनी मेहनत से अगर ईमानदारी से आप पढ़ते होगे तो सिलेक्शन आपका कहीं ना कहीं तो होना ही होना। ठीक है, सिर्फ एसएससी जेईई नहीं, बहुत सारी और भी वैकेंसी आती, कभी डीआरडीओ में भी आती, बहुत सारी आएंगी। ऐसा नहीं है कि जब आपकी तैयारी होगी ना तो कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो ही जाओगे आप। तो इसलिए बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि आपने डिप्लोमा किया किस लिए किया था? इंजीनियर बनने के लिए ना, कि आपको बीटीसी करना था क्या? नहीं करना था ना। तो फिर जब टारगेट आपके सामने है कि मेरे को भी परसेंटेज अच्छा था, मैं भी टीचर बन सकता था, पहले भी बन जाता, बहुत पहले वैकेंसी आई थी, लेकिन नहीं करना था। लाइफ में जिससे सेटिस्फेक्शन मिलता वही करना था मुझे, इसलिए मैंने कभी उधर गया ही नहीं। तो इसलिए आप यो किए हो, उस काम के लिए बने हो तो वही काम करना है, चाहे जैसे भी अचीव हो। ठीक है। गुड आफ्टरनून सर। सर, माय नेम इज़ मनिका बेन। सर, मेरा क्वेश्चन है कि ग्रुप डिस्कशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उससे क्या? हाँ, देखो, इन्होंने पूछा है क्वेश्चन कि ग्रुप डिस्कशन का फ़ायदा क्या है। देखो, क्लास में आते हो, जैसे मान लिया कि पहले तो ये देखना है कि दूसरा कैंडिडेट कैसा है, ये भी बहुत ज़रूरी है। मान लिया उसका पढ़ने में मन नहीं कर रहा है और वो पढ़ने में इंटरेस्टेड है या नहीं है, अगर उसका भी आपके साथ कोऑपरेशन अच्छा है तो कोशिश करो कि ग्रुप डिस्कशन से फ़ायदा ही मिलता है, नुकसान कभी नहीं होता है। ठीक है, कोशिश करो कि कभी फार्मूला पूछ लिया, कभी नॉन टेक पूछ लिया, तो इस तरीके से फ़ायदा ही मिलना है। उसके अलावा कभी आप मान लिया एक साथ 2 लोग रह रहे हो, ठीक है, रूम में, तो उसके साथ में क्या है कि अभी खाना बना रहे हो, कभी मान लिया टाइम मिलता है, हमने किया है ये सब चीज़ें। ऐसा नहीं है, लाइफ में कभी कभी क्या होता है, खाना बनाते समय भी हमने भी, जैसे आपकी लाइफ है ना, मैंने भी जिया, ऐसा नहीं है, खाना हमने भी बनाया, सब कुछ किया। क्या करते थे? वीडियो लेक्चर लगा के पढ़ते भी रहते थे और अपना काम भी करते रहते थे। तो इस तरीके से आपको इफेक्टिवली टाइम को क्या करना है, यूटिलाइज़ करना है। टाइम वही है, आप उस चीज़ को कहाँ पे लगाते हो। ठीक है, सबके पास उतना टाइम मिलता है, आपको उसी में से निकालना है किसी तरीके से, तो इस तरीके से करना है। ठीक। मेरा नाम प्रिया पाल है। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम कंटिन्यू स्टडी कैसे करें? हाँ, मन लगातार स्टडी कैसे करें? अच्छा, लगातार स्टडी कैसे करें? अच्छा, इस तरीके से, मतलब अच्छा, देखिए, सबसे इसमें मतलब ये सबके साथ होता है, कहीं ना कहीं मतलब दिक्कत होती है। तो इसके लिए सबसे अच्छा ये तरीका है कि संडे को ऑफ रहता है क्लास, नहीं कभी ऑफ रहता नहीं रहता, फिर भी संडे को आप अपने थोड़ा सा टाइम दो किसी और चीज़ के लिए भी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ते रहो, संडे को अगर थोड़ा टाइम अपना जो है, जैसे आप साफ़ सफाई पे ध्यान दो। जैसे ऐसा नहीं सिर्फ पढ़ते पढ़ते हम एकदम हो गए, कमरे की सफाई भी बहुत ज़रूरी, माइंड चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे आप पढ़ते पढ़ते उब गए, तो पहली बात तो ये, अपने कमरे को अच्छा वेल मेंटेन रखो, जहाँ भी पढ़ते हो आप, सबसे बड़ी चीज़ है साफ़ सफाई वहाँ पे रखो। उसके अलावा आप संडे को मान लिया सुबह पढ़ाई कर लिया, ठीक, शाम टाइम को आप मूवी भी देख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन हाँ ये देखो कि पिछले हफ्ते मैंने किया क्या। अगर आपका पिछला हफ्ता अच्छा गया तब तो संडे अच्छा लगेगा, लेकिन पिछला हफ्ता आपने पढ़ा नहीं होगा तब फिर दिक्कतें हैं। इसलिए आपको संडे को थोड़ा सा ना 2-3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे अपने को शाम टाइम नहीं पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सुबह का टाइम यूटिलाइज़ कर लो। शाम टाइम आराम से मूवी देख सकते हो, थोड़ा घूम फिर सकते हो कहीं पे, वो कर सकते हो। लेकिन आप पिछले हफ्ते को देख के कि मैंने जो टारगेट बनाया था क्या कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, देना है, रेस्ट देना है, ऐसा नहीं कि बराबर पढ़ते जाना है। ठीक है। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम दिलशाद है। सर मेरा क्वेश्चन है कि जब क्लास में पढ़ाया जाता है तो समझ में आता है, लेकिन जब एग्ज़ाम में या टेस्ट में बैठते हैं तो एक अलग सी घबराहट होती है, तो उस घबराहट को कैसे दूर किया जाए? देखो, इनका ये क्वेश्चन है कि यहाँ पे तो अच्छा समझ में आता है, और जब वो रियल एग्ज़ाम में बैठते हैं, जैसे मान लें CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देते होंगे, तो वहाँ इनको दिक्कत आती होगी। ठीक है,
उसके लिए ये कर सकते हो आप, जो भी आपके पास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हों, 10 क्वेश्चन उठा लो SSC JEE के, 30 क्वेश्चन उठा लो, 20 क्वेश्चन उठा लो, टाइमर लगा लेना ज़रा सा। टाइमर लगा के अपने आप बैठ के लगाना उसको। धीरे धीरे क्या होगा, जब टाइमर के साथ आप करोगे, घर पे क्वेश्चंस करोगे, तो वो डर धीरे धीरे खत्म होता है। एकदम से किसी का नहीं होता है भाई। अभी तुम शुरुआत की हो तो टाइम लगता है। धीरे धीरे जब बराबर टेस्ट दोगे, 4 महीने 5 महीने हो जाएंगे, तो एक डर खत्म हो जाएगा। ऐसे बैठोगे जैसे लगता है घर से आए होगे तब भी पेपर दे दोगे। तो इसलिए टाइम लगता है चीज़ों के लिए, सबके साथ होता है। तो इसलिए बिल्कुल घबराना नहीं है, शुरुआत है अभी, तो टाइम देना है चीज़ों को पढ़ने में, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सारे सवाल हो गए। हाँ, और कोई डाउट हो पूछ लो, अभी एकदम बचाना नहीं है। हाँ, मतलब इनका डाउट आ रहा है करंट अफेयर के भी 10-12 क्वेश्चन आ ही जाते हैं कम से कम। तो या तो करंट अफेयर के लिए एक प्रॉपर कोई चैनल फॉलो कर लो, मतलब यूट्यूब पे। हाँ, क्लास अगर सर कराते हैं तो ठीक है, नहीं कराते हैं तो एक जो भी आपको टेलीग्राम पे देख लो। टेलीग्राम पे बहुत सारे चैनल्स हों। टेलीग्राम बहुत अच्छा प्लेटफार्म है, ध्यान रखिएगा। अगर उसको अच्छे से यूटिलाइज़ कर लोगे, व्हाट्सअप से तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो उस पर जाओ। जब भी देखिए टेलीग्राम पे इतनी सारी चीज़ें हैं कि कभी आप सफ़र में हो, कहीं पे भी हो, वो बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ होता है। कुछ ऐसे अच्छे चैनल्स हैं, जैसे वहाँ पे ज्योग्राफी का चैनल होगा, तो वो वहाँ पे बहुत सारे मैप्स आते हैं, सब कुछ आते हैं। हम तो क्या करते हैं, उसको स्टेटस लगा देते हैं। स्टेटस लगा के कम से कम एक बार अपने आप देख लिए, 4 और लोग भी देखते हैं, तो उससे फ़ायदा होता है सबका। तो ऐसा करना है आपको, उसी डायरेक्शन में बना के रखना है। जब तक आपकी प्रिपरेशन रहनी है ना, उस समय अपने को उसी पढ़ाई में ढाल के रखना है। ठीक है, तो आ जाता है। ठीक है, तो आप टेलीग्राम फॉलो कर लो या कोई चैनल, वहाँ से करंट अफेयर्स आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, ठीक। सारे क्वेश्चन हो गए भी। तो राहुल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है ये सेशन इतने बढ़िया सेशन के लिए तालियां बहुत कम थी, धन्यवाद बहुत छोटा था। फिर से ताली बजाइए ताकि मुझे उम्मीद है कि ये सेशन सबके लिए बड़ा ही बेनिफिशियल रहा होगा और आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है ना। और मेरा आपसे वादा है कि इस तरह के जितने भी लोग मेरे कांटेक्ट में हैं, मेरे परिचय में हैं, मैं समय दर समय पर उन्हें बुलाता रहूँगा ताकि आपको उनसे सीखने को बहुत कुछ मिले। ठीक है ना। आप जब किसी को सुनते हो, किसी के बारे में जानते हो, तो उसके जीवन की सारी परेशानियां जो आई हैं, आप उनसे भी परिचित होते हो और कहीं ना कहीं उत्साह मिलता है और ऊर्जा मिलती है कि हम अगर लगातार पढ़ाई करें, मेहनत करें, हिम्मत न हारें, तो एक दिन हम भी सफल हो सकते हैं। सफल होने वाले लोग न तो मंगल ग्रह से आते हैं, न तो चांद से आते हैं। आपकी हमारी तरह सामान्य मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे आज दुनिया की सारी बड़ी से बड़ी कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। जूनियर इंजीनियर एक बड़ा एग्ज़ाम है, एक अच्छा एग्ज़ाम है। जैसा सर ने कहा ना कि आपको खुद तय करना पड़ेगा कि आप एग्ज़ाम कौन सा देना चाहते हो। आपने टारगेट बड़ा सेट किया है तो आपको एफर्ट भी बड़ा करना पड़ेगा। आपने टारगेट ही छोटा सेट किया है तो आपको छोटे एफर्ट्स करने पड़ेंगे। तो ये आप पे डिसाइड करता है। मैं कई बार कहता हूँ सर इन लोगों क्लास में कि ये 1 साल सिर्फ यही निर्धारित नहीं करेगा कि आप क्या बनोगे या आप क्या कर पाते हो। ये 1 साल बहुत कुछ निर्धारित करेगा। ये 1 साल निर्धारित करेगा कि आप जीवन में नौकरी कौन सी करोगे, किन लोगों के आसपास रहोगे, किन के बीच रहोगे, आप गाड़ी कौन सी खरीदोगे, घर कौन सा खरीदोगे, ये सब कुछ डिसाइड करेगा आपका 1 साल। इसलिए मैं कहता हूँ तैयारी सिर्फ आप नहीं करते हो, आपकी पूरी सराउंडिंग करती है, आपके माँ बाप करते हैं, आपका परिवार करता है, आपका समाज करता है। उस समाज में नकारात्मक तत्व भी मिलेंगे, सकारात्मक भी मिलेंगे। नेगेटिव वालों को साइड करना है और पॉजिटिव वालों को अपने आसपास रखना है। लगभग सारे बच्चों के जो प्रश्न थे, जो आपके मन की दुविधाएं थी, राहुल जी ने बहुत बढ़िया तरीके से उन्हें सॉल्व किया। एक कंक्लूज़न यही निकल के आया है कि परिश्रम करते रहना है, मेहनत करते रहना है, हिम्मत नहीं हारना है। सेट द टारगेट एंड हिट द टारगेट। जब तक टारगेट नहीं अचीव होता है तब तक हमें पीछे नहीं होना है, बैक स्टेप नहीं लेना है। लाइफ के किसी भी काम में बैक स्टेप नहीं लेना चाहिए। डिसाइड कर लिया सो कर लिया, ठीक है ना। जब आगे बढ़ना है सो बढ़ना है। कभी भी कोई रास्ता आसान नहीं होता है। जब पहले दिन मैंने टीचिंग शुरू करी और उस दिन मैं चाहूँ कि नहीं मैं तो इतने सारे पैसे कमा लूँ, इतना नाम कर लूँ, तो थोड़े ना होगा। इट टेक्स टाइम। ब्रांड टेक्स टाइम। ब्रांड बनने में समय लगता है, तो आपको भी जेई बनने में समय लगेगा। ठीक है, इस सेशन को मैं ख़त्म करने से पहले आग्रह करूंगा अपने संस्थान के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड राजेश शुक्ला जी से, उनका जो है उनका स्पीच हो जाए, उसके बाद फिर हम सेशन को कंप्लीट करेंगे। फिर आप 5-10 मिनट का ब्रेक ले लीजिएगा, उसके बाद हम लोग अपनी क्लास कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच बच्चों।
सबसे पहले मैं राहुल जी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि राहुल जी अपना बहुमूल्य समय निकाल कर और यहाँ पे हमारे बीच में उपस्थित हुए और हमारे बच्चों को, आप सभी को इतना बेहतर गाइडेंस दिया उन्होंने, इतना बेहतर आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व का आंसर किया उन्होंने। आशा करता हूँ कि आप लोगों के भी सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और आप लोगों को इससे बहुत सारी उम्मीदें मिली होंगी कि हम भी सेलेक्ट हो सकते हैं। और मैं आप लोगों से भी वादा करता हूँ कि ऐसे ही राहुल जी की तरह हम और भी लोगों को बुलाते रहेंगे, ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे व्यक्तित्व को, ऐसे पर्सनालिटी को जो आपको मोटिवेट कर सके, आपको सिलेक्ट होने में हेल्प कर सकें। ठीक है, मैं अपनी तरफ से भी कुछ कहना चाहूँगा आप लोगों को। बहुत ज़्यादा मैंने टेक्निकल तो नहीं पढ़ा है, इसलिए मैं टेक्निकल के बारे में नहीं बता पाऊँगा आपको, लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है। जैसे अगर आपको जंप करने के लिए बोला जाए, लॉन्ग जंप होता है ना, अगर आपको बोला जाए कि 2 फीट जंप करना है तो आप क्या करोगे? खड़े होगे तुरंत जंप कर जाओगे। 2 फीट कौन सा होता है ना। लेकिन अगर आपको बोल दिया जाए 4 फीट जंप करना है तब क्या करोगे? दौड़ के आओगे। यही होता है हमारे स्टडी में भी। हम अगर सेलेक्ट होना चाहते हैं तो हमारी तैयारी उसी लेवल की होनी चाहिए। अगर हमें SSC JEE का एग्ज़ाम क्रैक करना है तो हमें तैयारी उस तरीके की करनी पड़ेगी कि SSC JEE हमारे लिए हलवा हो जाए। तो ये ऐसे ही संभव है कि हम अपने टारगेट को उसी तरीके से अचीव करें, समझ लें कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और वैसे ही प्रिपरेशन करें अपनी। ठीक है, इसी के साथ मैं इस सभा को पूर्ण विराम देना चाहूँगा और बाकी आगे के लिए JD पांडे सर आएंगे आप लोगों को क्लासेस वगैरह जैसे भी चाहिए।